कि हमें लगता है कि ये बेस्ट स्टार्टअप है। जब डन करते हैं तो वो लोग उन टॉप स्टार्टअप में से कुछ 5 या 6 स्टार्टअप को फंड करते हैं। मुझे 5 लाख चाहिए, 10 चाहिए, 15, 20, 25, 50 लाख तक। कोई भी बंदा जो AIC से रिलेटेड है, या हमारे मेंटर, या हमारे लैब असिस्टेंट्स, या कोई भी बंदा जो हमारे नेटवर्क में है, अगर उसमें से कोई पकड़ा गया स्ट्रैटेजी को बाहर निकालते हुए, तो ही विल बी फाइंड एंड जो भी आपके लॉसेस होंगे वो कवर करके देगी गवर्नमेंट आपको, क्योंकि D2C में प्रोडक्ट नहीं स्टोरी बिकती है। बट ऐसा मुझे लगता नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका प्रोडक्ट बहुत जोरदार होना चाहिए, और इफ यू वांट टू बी लग्जरियस ना, तो यू कांट सेल दीस काइंड ऑफ थिंग्स। ये स्टोरीज बिकती नहीं है। इसको हम लोग कहते हैं फाउंडर्स लव स्टार्टअप की भाषा में। तो आपको आपका ब्रांड दुनिया का बेस्ट ब्रांड लगेगा, एंड आपका उसके तरफ जो विजन होगा वो ऐसा होगा कि इसको 100 करोड़ की फंडिंग दो क्योंकि ये बेस्ट ब्रांड है। एक को फाउंडर आपको धरती तक लेके आता है हमेशा। कुछ स्टार्टअप से हमारे पास पहले, इनिशियल का नाम नहीं ले सकता, वो डाइल्यूट हो चुके हैं। वो स्टार्टअप फाउंडर्स इतने ज्यादा अपने स्टार्टअप के अंदर थे कि वो ये सोच के बैठे थे कि स्टार्टअप मर ही नहीं सकता, एंड उनके इसी डिल्यूजन के अंदर वो स्टार्टअप खत्म हो गए पूरे के पूरे। तो सर्विस बेस्ड स्टार्टअप जो होते हैं उनको 0 रुपीज़ चाहिए होते हैं स्टार्ट करने के लिए। अगर आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी, स्टार्ट मेकिंग कंटेंट अराउंड इट। ये जगह पर मैक्सिमम स्टार्टअप फाउंडर्स फंसते हैं। मैं रजिस्टर तब तक नहीं कराऊंगा जब तक मुझे बस कल ही कमर्शियलाइज नहीं करना। बिस्मिल भाई, जैसे आप स्टार्टअप जर्नी में कैसे आए, कैसे आपको लगा आफ्टर द कॉलेज कि मुझे स्टार्टअप जर्नी में आना चाहिए? यार देखो, मैं कॉलेज के बाद से नहीं आया इस जर्नी में, मैं कॉलेज के टाइम में ही था। सो जब मैं कॉलेज का फर्स्ट ईयर था उस टाइम पे कोविड था, तो सब लोग घर पे बैठे हुए थे, मैं भी बैठा हुआ था। एंड टू बी ऑनेस्ट कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि इतना फ्री तो मैं नहीं बैठ सकता, क्योंकि मैं ऐसे इन्वायरमेंट में रहा हूँ हमेशा जहाँ पर लोग कुछ ना कुछ कभी ना कभी कर ही रहे थे। एंड आई न्यू कि शायद मैं सोशल मीडिया में थोड़ा सा अच्छा हूँ। एंड देन द फर्स्ट स्टार्टअप स्टार्टेड, दैट वाज सोशल किंग्स लैब। ये एक स्टार्टअप था जो कि मार्केटिंग एजेंसी थी, एंड हम लोग हर उस स्मॉल वेंडर को हेल्प कर रहे थे फ्री में, जिसको ऑनलाइन आना था और जो कोविड की वजह से अपना धंधा खत्म कर चुका है पूरा का पूरा। तो हमने एज अ सोशली वो स्टार्ट किया था, एंड डाउन द लाइन उसको कमर्शियलाइज कर लिया था, एंड फिर मैंने उसको बेच दिया था सेकेंड ईयर तक आते आते। उसके बाद फिर मैं एक क्रिप्टो करेंसी का बेच कितने का बिका था आपका स्टार्टअप? तब उस टाइम पे उसकी नेट वैल्यूएशन थी 72 लाख के आसपास पे। अच्छा, आपने कोई फंडिंग उठाई थी उसमें? नहीं, कंप्लीटली बूटस्ट्रैप था। हमारे क्लाइंट के बेस के ऊपर हमने उसको बेचा था पूरा का पूरा। सो वी हैड सम गुड हाई टियर क्लाइंट्स, तो उनका पूरा का पूरा कॉम्बो बना के हमने उसको सेल ऑफ कर दिया था दूसरी की एजेंसी को, जो ऑलरेडी उस चीज़ में काम कर रही थी। एंड उसके बाद मेरे को एक वाइल्ड इंटरेस्ट आया एक दिन। मेरे मामा थे, तो वो बिटकॉइन में काम करते हैं, तो उन्होंने कोई बार बताया कि यार बिटकॉइन है और एकदम से स्काई रॉकेट होता है, एकदम से गिर जाता है। एंड आई वाज लाइक यार, मैं तब तक स्टॉक मार्केट में काम करता था, मैंने कहा ये भी कुछ नया, ये भी ट्राई करते हैं। तो मैंने उसको ट्राई किया, एंड मैंने 1-2 महीने तक बहुत नुकसान किया, मतलब बहुत ज़्यादा, सारे पैसे खत्म हो गए थे वैल्यूएशन के जो मैं लेके आया था। तो मैंने कहा लेकिन इससे पैसे तो कमाएंगे। तो मैंने 2-3 अच्छे हाई वैल्यूड इंडिविजुअल्स को मेरे साथ ज्वाइन किया, एंड वी स्टार्टेड अ क्रिप्टो करेंसी की मैनेजमेंट एजेंसी पूरी की पूरी, एंड लोगों के पैसे मैनेज करने स्टार्ट किए। दैट वेंट वेरी वेरी वेल। डाउन द लाइन एक साल में 5 करोड़ की कंपनी बन चुके थे, एंड उसको भी मैंने बीच में ही 1.5 ईयर में बेच दिया था। वो बिका था कुछ CR में बिका था, डिस्क्लोज नहीं कर सकता मैं एग्जैक्ट वैल्यू क्या थी। तो उसके बाद वहाँ बेचने के बाद देन मुझे एक चीज़ रियलाइज हुई कि शायद जो मेरे जैसे इंडिविजुअल्स हैं वो लोग स्टार्टअप कर तो लेते हैं, बट उन लोगों को समझ में नहीं आता कि 0 to 1 जाते कैसे हैं, एंड उनको बहुत दिक्कत आती है उस चीज़ के अंदर। तो वहाँ मैंने सोचा कि क्या मैं खुद का कुछ स्टार्ट कर सकता हूँ ऐसा जो इन लोगों को गाइड करे। एंड तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे स्टार्ट करने की ज़रूरत कुछ है नहीं, ऐसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बहुत सारी एजेंसीज हैं, जिनमें से एक AIC था, जिसको फिर आने वाले 6 महीने में मैंने ज्वाइन किया एज एन इंटर्न, वहाँ काम किया, एंड अब मैं फुल टाइम उधर ही हूँ। और आपने एज AIC बताया, आपने AIC को आपने कैसे अप्रोच किया? जैसे फॉर एग्जांपल किसी को भी आज AIC ज्वाइन करना है, और AIC है क्या वो आप बताएंगे अभी, और AIC को ज्वाइन करना है तो वो कैसे करेगा? हाँ, तो AIC होता है अटल इंक्यूबेशन सेंटर। ये एक स्कीम है जो कि नीति आयोग रन करती है। तो नीति आयोग के नीचे आता है एम, और उनके नीचे आते हैं अटल इंक्यूबेशन सेंटर। तो ये टोटल 50 to 53 सेंटर्स हैं अक्रॉस इंडिया, एंड हर स्टेट में ऑलमोस्ट 2 से 4 सेंटर्स होते ही होते हैं। तो राजस्थान में मेरे पास 4 सेंटर्स हैं। तो मेरा एक अच्छा लगता कि मैं JK लक्ष्मण यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड हूँ, एंड उनके पास खुद का ही AIC था। तो जब मैं एडमिशन ली थी तो आई यूज्ड टू सी कि एक AIC का सेंटर है, एंड वन डे मैंने सोचा कि एक बार होके आते हैं। तो मैं होके आया, तो मैंने कहा क्या चल रहा है यहाँ पर, मतलब होता है क्या, मुझे बताओ, कि मैं भी स्टार्टअप कर रहा हूँ, तुम पैसे दोगे? तो उन्होंने समझाया कि कैसे पैसे मिलते हैं, क्या सब कुछ हो रहा है, हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं 4 साल से। तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि यार ये एक अच्छा काम कर रहे हैं। एंड देन आई जॉइन एज एन इंटर्न। तो पहले मैं वहाँ पर डेली ऑपरेशंस में इंटर्न था, कि डे टू डे स्टार्टअप से बात करनी और समझना कि लोग क्या कर रहे हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट वैभव, वो मेरा सबसे ज़्यादा कहते हैं ना इनलाइटिंग फेज था। मैं 2 दिन वहाँ गया और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो लोग वहाँ पर कुछ कर रहे हैं वो मेरे से बहुत ज़्यादा ऊपर है। एंड लोग 4-4 साल से हासिल कर रहे हैं, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बना दी हैं
कि मुझे लगा कि जो मैं आज 500-800 रुपये कमा के खुश रहता हूँ ना एक दिन में कि अरे मैं तो सबसे आगे हूँ, वो लोग करोड़ों का धंधा कर रहे हैं एंड दे आर स्टिल सो हम्बल। एंड तुमको रियलाइज हुआ कि यार AIC बहुत बड़ा काम कर रहा है। एंड 1 साल तक मैंने इंटर्नशिप की, वहाँ पर 1 साल की इंटर्नशिप अलाउड होती है। उसके बाद मैं वहाँ से इंटर्नशिप से ग्रेजुएट हो गया एंड देन मैंने वहाँ से कुछ जो कॉन्टैक्ट्स थे उनके साथ पर्सनली काम करना स्टार्ट किया। एंड उसके बाद जैसे ही मैं ग्रेजुएट हुआ तो आई वॉज वेरी डेस्टिन्ड कि मुझे कहीं ना कहीं वापस से कोई इसी सेगमेंट में जाना है। तो मैंने आइडिया खुद वो स्टार्ट करता हूँ, बट देन आई केम बैक टू AIC एंड AIC वॉज हम्बल इनफ क्योंकि मैंने यहाँ पर इंटर्नशिप कर रखी थी। तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि अगर आप या तो खुद का स्टार्टअप हो या एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट हो या कोई भी इस एटमॉस्फेयर में काम किया हुआ है तो आपको AIC में एंट्री लेना इज ईजी। AIC क्या है? AIC इज एन इंक्यूबेटर। तो जैसे आपने वर्ड सुना होगा, बचपन में ये वर्ड सुना होगा इंक्यूबेटर। बच्चों को इंक्यूबेटर के अंदर डाल दिया जो पैदा होते हैं। इंक्यूबेटर का काम होता है ध्यान रखना कि उनको सांस आ रही है, उनका सब कुछ मेडिकली फिट है, उनको कोई भी दिक्कत तो नहीं आ रही, एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से वो इतनी जल्दी बाहर नहीं निकलते हैं। AIC सेम चीज करता है स्टार्टअप्स के लिए। AIC ध्यान रखता है कि वो स्टार्टअप सही से ग्रो कर रहा है, उसको एक अच्छा मेंटर मिल रहा है, वो मेंटर उसको सही जगहों पे लेके जा रहा है नहीं जा रहा है। उसके बाद अगर उसको प्रोटोटाइप बनाना है तो उसको लैब मिल रही है, उसको कोई रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट्स करने तो उसको कॉन्टैक्ट तक जाना, डायरेक्टली जाने का मौका मिल रहा है नहीं मिल रहा है। उसको अपने प्रोडक्ट की टेस्टिंग करनी है तो उसको ऑडियंस मिल रही है नहीं मिल रही है। जब वो मैच्योर हो गया तो उसको फंडिंग मिल रही है नहीं मिल रही है। और फंडिंग करके हम उसको बोल देते हैं अब आप ग्रेजुएट हो, अब आपकी अपनी कहानी, हमारी अपनी कहानी। और वो कभी भी हेल्प चाहिए तो लाइफ टाइम में कभी वापस आके बोल सकता हूँ, आपको हेल्प कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो जैसे अभी AIC में आप जॉब करते हैं, हाँ जी। तो अब आप जो आपने हेल्प मांगी थी वो आपको हेल्प, अब आप लोगों के लिए हेल्प करते हैं वो? हाँ एग्जैक्टली। तो जो मेरा स्टार्टिंग पर्पस था कि मुझे एक्चुअली में लोगों की हेल्प करनी है कि वो जहाँ वहाँ मैं से अटका AIC के था, थ्रू कर रहे हो आप? AIC के थ्रू कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास गवर्नमेंट के सोर्सेज होते हैं। तो हेल्प करना अगर मैं खुद करता तो शायद मैं 1 to 10 की स्किल पे 1 ही हेल्प कर पाता। आज मैं 1 to 10 स्किल पे 100 हेल्प कर पा रहा हूँ थैंक्स टू द गवर्नमेंट और उनके सोर्सेज। जैसे कोई भी स्टार्टअप करता है, जर्नी किसी की भी होती है, तो है ना, लोगों को पता नहीं होता कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। हम लोग की जो इंडियंस की मेजर प्रॉब्लम क्या रहती है ना, कि हम लोग क्रिटिसाइज बहुत करते हैं गवर्नमेंट को, अगर आपने देखा हो तो, है ना, चाहे से कितनी अच्छी गवर्नमेंट हो बट वी विल क्रिटिसाइज देम, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे भी नहीं पता था कि गवर्नमेंट इंक्यूबेट करती है अर्ली स्टार्टअप्स को एंड उनकी हेल्प करती है, उनको बहुत चीज़ें फंड्स देती हैं, ग्रांट्स देती है जैसे हम बोलते हैं। तो उस बारे में कुछ बताइए आपकी कौन कौन सी स्कीम्स हैं जिस पे गवर्नमेंट प्री सीड में लोगों को हेल्प करती है और उनको पूरा इंक्यूबेट करती है, पूरा उनको जब तक मैच्योर नहीं होता तब तक उनकी हेल्प करती है। ठीक है, तो इसको अपन 2 पार्ट में बांटते हैं लोगों के लिए इजी करने के लिए। एक होती है सेंट्रल्स के थ्रू रन की हुई स्कीम जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है, जो यूजुअली AICs, EICs, ACICs ऐसे सेंटर्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। एक आती है स्टेट की खुद की स्कीम। तो जैसे राजस्थान में हम लोग है तो यहाँ पर हमारे पास होता है आई स्टार्ट राजस्थान गवर्नमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर है। तो अब डायरेक्टली जो गवर्नमेंट होती है उनके पास मतलब 10 लाख करोड़ होते हैं, 20 लाख करोड़ रुपए होते हैं। अब वो तो एक स्टार्टअप को देगी नहीं कि एक को तो 5 लाख ही देने हैं, हमारे पास 1 लाख करोड़ है तो कितने सारे लोगों को देना पड़ेगा। तो वो इस पैसे के मल्टीपल बाइफिकेशन कर देती है एंड वो आगे देती है इन सेंटर्स को। इन सेंटर्स का काम होता है फिर आगे स्टार्टअप्स को पैसा देना एंड रिपोर्ट बैक करना गवर्नमेंट को। तो देखो वेब स्कीम्स तो बहुत सारी है, मतलब अपने पास यहाँ पर कम से कम 10 के ऊपर मिनिस्ट्रीज है। हर मिनिस्ट्री में अपनी स्कीम होती है। अगर आप IT का काम कर रहे हो तो आप मिनिस्ट्री ऑफ IT को अप्रोच कर सकते हो, उनका स्कीम्स होती है। अगर आप सस्टेनेबिलिटी का काम कर रहे हो तो सस्टेनेबिलिटी की मिनिस्ट्रीज होती हैं। अगर आप कुछ फैशन टेक्सटाइल में काम कर रहे हो तो उनकी होती है। एग्रीकल्चर की कर रहे हो तो एग्रीकल्चर की अलग होती है। तो अभी हम बात करते हैं कॉमन ग्राउंड की, जो कि नीति आयोग होता है, जिसको हम लोग कई लोग उसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टार्टअप्स ही बोलना प्रेफर करते हैं। तो उनके थ्रू बहुत सारी स्कीम्स आती है। 1-2 स्कीम्स होती है, लेट्स से स्टार्टअप इंडिया सीड फंड जो सबसे ज्यादा मशहूर स्कीम है इस पर इंडिया की। उसमें वो लोग क्या ऑफर करते हैं कि आप लोग AICs के पास आ सकते हो, इनसे पूरा समझ सकते हो स्कीम। तो उनका एक सेंट्रल पोर्टल होता है, वहां पर जाओ, वहां पर पूरी डिटेल्स फिल करो, अप्लाई करो। वो लोग आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट लेते हैं, उसमें चेक करते हैं कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, क्या आपकी सब कुछ चल रहा है। एंड देन वो आप लोगों का केस कुछ AICs को रेफर कर देते हैं कि हमें लगता है कि ये बेस्ट स्टार्टअप है और आपके सामने भेज दिया। फिर AIC आपको इनवाइट करेगा एक इंटरव्यू के लिए, वो पूरा आपको देखेगा, उनकी कमेटियां बैठती है। जब डन करते हैं तो वो लोग उन टॉप स्टार्टअप में से कुछ 5 या 6 स्टार्टअप को फंड करते हैं। अच्छा। और फंडिंग आप खुद ही मांग सकते हो अपने हिसाब से, मुझे 5 लाख चाहिए, 10 चाहिए, 15, 20, 25, 50 लाख तक। एंड 20 लाख तक के ऑप्शन होते हैं ग्रांट में, यानी कि वो पैसा जो आपको दे दिया जाएगा बट आपसे उसका सिर्फ हिसाब मांगा जाएगा, आपसे पैसे वापस नहीं लिए जाएंगे, ना आपको इक्विटी देना है ना कुछ डेट आपको मिल रहा है। तो इसमें फ्रॉड नहीं हो सकता? जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी अपनी कंपनी खोले, प्राइवेट लिमिटेड कराए, वो AIC के पास आए, 20 लाख रुपए उठाए और वो कुछ भी कर सकता है उसका। हाँ। तो उसका कोई बैरियर तो होगा ना? बिल्कुल होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपकी फ्रॉड कंपनी है तो 90% चांसेस है कि आप लोग फर्स्ट लेवल ऑफ वैल्यूएशन में पकड़े जाओगे। जब आप अप्लाई कर रहे हो वहां पर इतनी डिटेल्स मांगी जाती है कि आपके पास होगी नहीं, क्योंकि आपकी फॉल्स कंपनी है। जब वो उसको वेरीफाई करेंगे आपसे तो वेरिफिकेशन के लिए पैरामीटर्स नहीं हो पाएंगे, बट इनकेस आप बहुत अच्छी से फैब्रिकेट कर पाते हो हर चीज को एंड आपने पास करवा लिया
AIC से भी आप पास हो गए एंड आपको पैसे भी मिल गए, तो पैसे क्या होता है, अगर 20 लाख भी मिल रहे हैं ना, तो आपको मल्टीपल ट्रांचेस में मिलते हैं। तो पहले 5 लाख मिलेंगे, फिर 10 लाख मिलेंगे, फिर वापस से 5 लाख मिलेंगे। तो अगर आपने पहले 5 लाख लिए, उसके खत्म होते ही आपके पास एक गोल्डन ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं, आपको अचीव करने होते हैं उन 5 लाख से। तो अगर आपने उनको अचीव नहीं किया तो आपकी वैल्यूएशन होगी कि क्यों नहीं किया, एंड वहां समझ आता है कि बंदे ने कहीं ना कहीं डिफॉल्ट कर दिया है। उसमें भी आपके बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट चेक होती है सारी की सारी, कि जो 5 लाख दिए वो कौन से वेंडर को पे किए, कहाँ पे किए, किस बाइफिकेशन में पे किए, कैसा पे किया, वो चेक होता है। जब लगता है कि इनक्यूबेटर को कि हाँ यार सब कुछ जो हमने बोला था सब कुछ डन हो गया है, फिर आपको 10 लाख फिर सैंक्शन होते हैं। तो AIC का फुल टाइम ये काम होता है पैसे देने के बाद, कि ध्यान रखना कि आप कहीं ना कहीं से फ्रॉड नहीं कर रहे। फ्रॉड ना करे, क्योंकि ऐसे तो कोई भी अपना स्टार्टअप खोल के प्राइवेट करा के पैसे उठा लेगा और अपना कुछ भी कर लेगा। ग्रांट्स की बात अच्छी होती है कि ग्रांट्स में आप लोगों को काट के पैसा देते हैं, ताकि वेरीफाई कर सके कि आप पैसा स्पेंड सही से कर भी रहे हो नहीं कर रहे हो। तो गवर्नमेंट ग्रांट जो होता है, लाइक गवर्नमेंट आई स्टार्ट दे रही है, और ऐसी कई राजस्थान गवर्नमेंट दे रही है, तो आई स्टार्ट है, बट फॉर एग्जांपल कोई दिल्ली रहता है तो उनके लिए कुछ और स्कीम्स होंगी, वो आपको पता है उसके बारे में कुछ? सो देखो, ऐसे हर स्टेट की अलग अलग स्कीम्स होती हैं, तो बेस्ट तरीका यही होता है कि आप नेट पे जाके रिसर्च करो कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट की स्टार्टअप फंडिंग कौन सी चल रही है। तो जैसे थोड़ी बहुत जो मुझे पता है कि राजस्थान में बस आई स्टार्ट होता है, पंजाब में जाओगे तो वहां पर आपके पास इनोवेशन पंजाब मिशन है। उसके बाद स्टार्टअप में हिमाचल में जाओगे तो स्टार्टअप हिमाचल नाम से एक बहुत बड़ा सर्किट है। तो ऐसे मल्टीपल सर्किट्स होते हैं हर जगह पे, आपको खुद की स्टेट गवर्नमेंट से पता करना होता है, उनके ऑफिस में जाके, या गूगल पे हमें सारी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप इस चीज़ में वर्क करते हैं AIC में ना, स्टार्टअप्स में, तो आपके पास बहुत अलग अलग प्रकार के स्टार्टअप्स आते होंगे, है ना? और जब आपको स्टार्टअप्स देखते हो आपको फील होता है कि यार काश मैं ये, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके पास आया कि यार बिस्मिल भाई आई हैव अ स्टार्टअप और मेरे को है ना इसमें इंक्यूबेट कराना है आपको, ये सब चीज़ें हैं, एंड यू गेट इंटरेस्ट इन माय स्टार्टअप कि यार मेरे को भी पेट्स का करना है, तो देयर इज समथिंग कि यार आप वो कॉपी नहीं कर सकते, बिकॉज यू कैन कॉपी इट, है ना? और आप बेटर चीज़ें आप मेरे से ज़्यादा इंक्यूबेट कर पाओगे, आप पैसे ज़्यादा उठा पाओगे, बिकॉज यू आर देयर, आप उस पोजीशन पे हो। तो उसका कोई बैरियर है इस चीज़ में? हाँ बिल्कुल है। सो ऐसा होता है वैभव कि हम लोग जब भी कोई स्टार्टअप एनरोल करते हैं तो हम लोग उस टाइम पे हैंड टू हैंड एक NDA साइन कर लेते हैं, जो कि एक नॉन डिस्क्लोजर पॉलिसी होती है, जिसमें कोई भी बंदा जो AIC से एफिलिएटेड है, या हमारे मेंटर, या हमारे लैब असिस्टेंट्स, या कोई भी बंदा जो हमारे नेटवर्क में है, अगर उसमें से कोई पकड़ा गया आपके स्टार्टअप को मिमिक करते हुए या इस स्ट्रैटेजी को बाहर निकालते हुए, तो ही विल बी फाइंड, एंड जो भी आपके लॉसेस हुएंगे वो कवर करके देगी गवर्नमेंट आपको। तो हमें ध्यान रखते हैं कि हमें जो मेंटर्स होते हैं उसके साथ एक अलग से NDA साइन करो, हमारे साथ अलग से NDA साइन करो, तो एट द एंड ऑफ द डे कोई भी आपका आइडिया कॉपी ना कर सके, ना उस पर कैपिटलाइज कर सके। तो आपने से मेंटोर बोला है ना, तो आपको लगता है कि रोल ऑफ मेंटोरशिप, जैसे कि एक स्टार्टअप के लिए मेंटोर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट लाइक इन लाइफ, वो तो मैं खुद बिलीव करता हूँ कि अगर आप कुछ भी कोई भी काम कर रहे हैं तो यू शुड हैव अ गुरु और मेंटोर जो आपको एक हर चीज़ पे गाइड करे। तो स्टार्टअप्स में आप जैसे बोल रहे हैं कि मेंटोर्स मिलते हैं आपको और वो पूरा आपको day 1 से लेकर day 100 तक आपको समझाते हैं, तो आपके मेंटोर्स कैसे होते हैं, वो खुद कहाँ से होते हैं? लाइक मैं वैसे मेंटर बन जाऊँ बट आई हैव अ लिटिल एक्सपीरियंस, तो मैं उसको कैसे बता पाऊंगा? तो वो जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स है जो उनको हायर करता है वो कौन होता है, मेंटर्स होते कौन है बेसिकली? हाँ, तो वैभव देखो, मेंटर्स के ना बहुत सारी कैटेगरीज होती है, तो हम लोग एक ब्लेंड रखते हैं मेंटर्स का हमारे पास। तो एक होते हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, वो लोग जिन्होंने 20-25 साल एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में काम किया हुआ है, एंड हम लोग प्रेफर करते हैं कि वो लोग ऐसे हो, या तो उनका या तो वो इंटरप्रेन्योर्स हो या उन्होंने जॉब की हो, क्योंकि देखो एक एंटरप्रेन्योर को गाइड करने के लिए इंटरप्रेन्योर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसने उस इंडस्ट्री में काम किया है, अगर उसने 2 डेकेड से ज्यादा काम किया है तो उसने मल्टीपल फेजेस देख लिए हैं कि ये इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ तक चली गई है। एक सेट होता है हमारा, उसको हम लोग कहते हैं मेंटर्स फॉर चेंज, जो कि एम डायरेक्टली इशू करता है लिस्ट। वैसे लोग जिन्होंने पिछले कुछ डेकेड्स में या कुछ सालों में कुछ सस्टेनेबल या फिर कुछ एक बहुत ही मैग्निफिसेंट चेंज लाके दिया है। उसके बाद कुछ होते हैं एकेडमिक मेंटर्स। अब देखो, सारे लोग इंडस्ट्री के भी अच्छी बातें होनी चाहिए, बट कुछ एकेडमिक फ्रंट के भी होने चाहिए, जिन्होंने वो चीज़ पढ़ी है, जिन्होंने वो चीज़ देखी, जिन्होंने रिसर्च कर रखी है उस चीज़ के अंदर। तो रिसर्च के PhD स्कॉलर्स हो गए, इनका एक लिस्ट होता है। एंड एंड में होते हैं एनेबलर्स, हमारे जैसे लोग जिन्होंने बहुत सारे स्टार्टअप्स को ऑलरेडी देखा है, उनको ग्रेजुएट किया हुआ है, उसमें बात की हुई है। तो ये पूल कंबाइन करके एक मेंटर का पूल बनता है। तो हमारे AIC में या फिर जर्नली सिस्टम जो अच्छा होता है वो ये होता है कि हम लोग एक सुपर मेंटर अलॉट करते हैं, एक मेंटर जो आपके स्टार्टअप का day 1 से day 100 तक होगा, और उसके जो आपको मल्टीपल मेंटर्स और मिलते रहेंगे। तो वो जो मेंटर होगा उसको आपका बिजनेस पसंद होगा, इसलिए आपके साथ होगा, एंड वो देखेगा वो बिजनेस सही ट्रैक पे जा रहा है नहीं जा रहा। बट बीच में हमको मल्टीपल मेंटर्स और अलॉट करने पड़ेंगे। जैसे कि स्टार्टिंग में एक मेंटर रहेगा जो आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन कराएगा, प्रोटोटाइप एक्सपर्ट मेंटर, फिर एक आएगा स्केलिंग एक्सपर्ट मेंटर, फिर एक आएगा मार्केटिंग एक्सपर्ट मेंटर, फिर एक आएगा रेवेन्यू एक्सपर्ट मेंटर। तो वो तो आते रहेंगे, वो आएंगे 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, चले जाएंगे वो एक फेज से आपको निकालने के बाद।
पर सुपर मेंटर है वो डे 100 तक रहेगा, एंड इन मोस्ट केसेस स्टार्टअप फाउंडर्स उनको एक इक्विटी देकर अपना हमेशा हमेशा के लिए रख लेते हैं। तो वो ऐसा करना चाहिए एज पर मी। ठीक है, जैसे स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए बहुत सी चीजें लगती है, जैसे कोई स्टार्टअट, जैसे ऑलरेडी किसी का जनरेशन वेल्थ है तो ही नोज कि हाउ टू स्टार्ट, उसके बाद ऑलरेडी बजट होगा 10, 15, 20 लाख का, उसको पता है कि मुझे 2 लाख रुपए ना इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में लगाना है, 2 लाख मुझे मेटा एड चलाना है, 2 लाख प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी और 2 लाख मुझे जो भी मिसलेनियस खर्चे होते हैं वो करना है। बट जो इंसान जीरो से स्टार्ट करता है उसके लिए अगर आपको, मैं उसको बोलूँ आपको यूनिट इकोनॉमिक्स बतानी है कि आपको प्रोडक्ट बनाने से लेकर स्टार्टअप चलाने तक के लिए क्या क्या खर्चे आते हैं, तो आप बता सकते हैं? देखो ये है ना बहुत ही ज्यादा डायनेमिक क्वेश्चन है, क्योंकि इंडस्ट्री अलग अलग होती है। मैं अपने पेज पे अगर एक वीडियो बनाई थी समझाने के लिए लोगों को कि 1 लाख रुपए अगर मैं आपको देता हूँ तो अगर एक ई कॉमर्स ब्रांड है तो वो प्रोडक्ट से लेकर मार्केटिंग तक पूरी कर लेगा 1 लाख रुपए में। बट वहीं अगर एक मान लो एरोस्पेस ब्रांड है तो उसकी रिसर्च भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्लेन बनाना बहुत बड़ी बात है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल को कैटेगराइज करना होता है कि हम लोग जो चीज बना रहे हैं, हम लोग प्रोडक्ट बिजनेस करते हैं ना, हम ये मानते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बिजनेस है, तो हम उसके लिए अब आपको बताना है कि वो कैसे करेंगे हम लोग। अगर आप डे 1 से कोई स्टार्टअप करते हो तो वो कैसे करोगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो मेरा फंडामेंटल्स ये रहेगा कि अपन लोग पहले एक रिसर्च करेंगे टू फाइंड अ प्रोडक्ट या टू फाइंड अ स्ट्रीम जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो 2 तरीके के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, एक होते हैं पैशन ड्रिवन, एक होते हैं मनी ड्रिवन। सो मैं अपने टाइम पे एक मनी ड्रिवन एंटरप्रेन्योर था। मैं देखता था कि इसमें ज्यादा पैसा है और उसमें कूदता था। यानी एक लोग होते हैं जो अपना प्रोडक्ट खुद डिफाइन करते हैं कि जो मुझे अच्छा लग रहा है एंड उस पर अपनी मार्केट बनाते हैं। तो पहले आपको डिफाइन करना है कि आप कौन सा एंटरप्रेन्योर हो एंड अपना प्रोडक्ट फाइनलाइज करना है। फिर आपको देखना है कि उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से हो रही है, सोर्सिंग कहाँ से हो रही है, उसकी डिमांड कितनी है मार्केट में। तो इनिशियली क्या होता है, आपका यूनिट इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा बड़ा होता है। अगर मान लो मुझे कांच की बोतल बनानी है तो इसके लिए मुझे 3 चीजें मेजरली चाहिए होगी। एक तो ये कांच की नॉर्मल स्लैब्स, एक इसको मोल्ड करने के लिए स्ट्रक्चर, और एक कैप। अब अगर मैं इनिशियली 1000 पीस सब चीजों की लेता हूँ एंड एक बॉटल बनाता हूँ तो इस बॉटल की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो जाएगी 1000 रुपए के आसपास, क्योंकि बाकी 999 चीजें अभी भी अनयूज बची हुई है। जब मैं 1000 प्रोडक्ट्स बना लूंगा तो इसकी कॉस्ट 1 रुपए पे आएगी। तो जब भी कोई बंदा स्टार्ट करता है ना तो उसको एक लंबा वे अहेड बनाना चाहिए अपने लिए कि मैंने जो भी इसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अकर की है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन के लिए कॉस्ट है। उसके बाद अब मैंने बना के रख लिया है, इसको बेचना भी तो पड़ेगा, तो आपकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट लगेगी, जो बहुत लोग मिस आउट कर देते हैं। मेरे को लगता है ना इसमें कोई, जैसे आपने बना लिया, बॉटल बना लिया, पहले तो आपको प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई, 1000 पीसेस की कॉस्ट आ गई, 1 रुपए की कॉस्ट बढ़ती है। 1000 उसके लिए आपको पहले पैसे चाहिए होंगे। उसके बाद फिर मुझे लगता है कि इसमें ब्रांडिंग कॉस्ट जुड़ती होगी। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपका कैसी बॉटल, उसके साइजेस जुड़ते होंगे, कॉस्ट होता है, पैकेजिंग के ऊपर स्टिकर क्या लगेगा, बॉक्स की कॉस्ट आएगी, तो वो एड ऑन होती है शायद तक मेरे सारी की सारी। तो मतलब अगर प्रोडक्शन हम लोगों ने कर लिया, प्रोडक्शन में उसको भी काउंट कर रहा था एज इन सच कि अगर हम इसको B2B बेच रहे हैं तो सारी कॉस्ट एलिमिनेट हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों को सामने वाले बंदे की चीजें लगानी है, जो डिमांड करेगा उसको लगा के देंगे। अगर D2C करना है तो इसकी फिर अच्छी ब्रांडिंग होगी, लेबलिंग होगी, पैकेजिंग होगी। अब ब्रांडिंग के लिए भी आप खुद बना पा रहे हो तो बढ़िया, वरना कोई डिजाइनर हायर हो रहा है, फिर डिजाइनर का कॉस्ट अलग सबको पे करना पड़ रहा है। तो जब तक फाइनल प्रोडक्ट आएगा तो उसकी एक कॉस्ट बन के आ जाएगी। अब मैं बिलीव करता हूँ कि डिजाइन की जो कॉस्ट होती है ना वो एक बार के लिए लमसम हैवी लगती है, बट ओवर द स्पैन ऑफ टाइम आप वो एक ही डिजाइन को लाख बॉटलों के लिए यूज करोगे तो वो कहीं ना कहीं जाके जीरो ही हो जाता है। तो आप लोगों को कॉस्ट जो काउंट करनी चाहिए वो करनी चाहिए जो रिकरिंग कॉस्ट है। अब मुझे अगर ये बॉटल 100 बार बनानी है तो 100 बार तो मुझे कांच लेना ही पड़ेगा और 100 बार तो मुझे ढक्कन लेना पड़ेगा। पर डिजाइन एक बार हो गया फिक्स कॉस्ट, तो उसको चिपकाना ही है। डिजाइन को मेरे को बार बार लगाने का कॉस्ट देना पड़ेगा, स्टिकर का कॉस्ट देना पड़ेगा सिर्फ। उसके बाद पैकेजिंग हो गई तो सबसे मोटा कॉस्ट आता है कस्टमर एक्विजिशन का। लोग बोलते हैं यार 5 में बनाया, 50 में बेच दिया, 40 का प्रॉफिट, बट वैसे इकोनॉमिक्स काम करती नहीं है। ये 5 का बनाने के बाद आपके मैन्युफैक्चरिंग हाउस से कस्टमर के घर तक पहुंचने में डिलीवरी के अलावा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आती है। इसको बेचने के लिए या तो मार्केटिंग करोगे या सेल्स करोगे या आप स्टॉल्स लगाओगे या लोगों को बताओगे, उसके लिए जाओगे, पेट्रोल लगेगा, कुछ ना कुछ तो खर्चा आएगा ही आएगा। उसमें लगते हैं यूजुअली प्रोडक्ट बनाने से 2 गुना ज्यादा प्राइसिंग। ऐसे मैंने ऑब्जर्व किया है यूजुअली प्रोडक्ट की मार्केट में कि अगर ये 5 का तो 10 रुपए लग जाएंगे उसको बेचने में, तो एक्चुअली में 15 रुपए का प्रोडक्ट बना आप लोगों का, उसके बाद डिलीवरी लगी अलग 5 रुपए की, तो आपने कमाए सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए। बट वो भी कमाई नहीं है क्योंकि उसका भी रिकरिंग कॉस्ट अभी आगे आने वाला है। तो आपको देखना है कि आपका रिकरिंग कॉस्ट हटाने के बाद जो बच रहा है उसमें अगर आपका फिक्स्ड एक्सपेंस निकल पा रहा है तो बढ़िया प्राइसिंग है, वरना रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा इसको बाद में। जैसे अभी आप कब का बिजनेस स्टार्ट, अभी आपका हम देखें आपके पेज पे आप सीरीज चला रहे हैं कि डे सीरीज और कुछ आपका 15 डेज है ना, आप एक बिजनेस बनाएंगे वो, लेकिन B2B है ना। मैं अगर आपको वही कब का बिजनेस अभी जो आपका कॉस्ट आ रहा है, मेरे को लगता है वो हाफ कॉस्ट आ रहा होगा जो अगर आप D2C करते हैं ना उसके। अगर आप D2C करते हो उस चीज को 15 डेज में, तो आप उसको कैसे करते? D2C में अगर मैं 15 डेज में करता तो मैं बोलता है कि शायद मैं 5 दिन रिसर्च में लगा रहा होता।
बस 5 दिन? हाँ, क्योंकि नहीं, अगर 15 दिन के हिसाब से हम बात कर रहे हैं तो अच्छा, हाँ, है ना, तो 15 दिन का ऑलमोस्ट 30% से ऊपर रहता है, वो सिग्निफिकेंट टाइम निकल जाता है। एंड 5 दिन में लगा था कस्टमर ढूंढने के ऊपर। तो मैं इस प्रोडक्ट पे कम से कम काम करता, क्योंकि मैं देखता कि ऑलरेडी मार्केट में सबसे ज्यादा क्या बिक रहा है, क्योंकि 15 दिन का चैलेंज है। तो जो सबसे ज्यादा बिक रहा है, जिसकी डिमांड ऑलरेडी अच्छी है, उसमें से जो फाइनेस्ट प्रोडक्ट आजकल जा रहा है, तो हम इस कांच की बोतल की बात करते हैं एग्जाम्पल, ऐसी 10 वैरायटी होती होगी, बट यही आपने क्यों ली? क्योंकि आपने कुछ दिखा होगा अलग से चीज। वैसे ही आपकी तरह कितने लोग सोचने वाले कि ये बेस्ट है, उसमें हाईएस्ट वॉल्यूम रहेगी, उस प्रोडक्ट का मैं बना बनाया ही स्लॉट देखूंगा कि मुझे अलग से कांच नहीं लेना, मुझे इसको बाइंड नहीं करना, मुझे ढक्कन नहीं लगाना, मुझे ये पूरी बॉटल कितनी की बिकेगी इतना बताओ। इसको मैं ब्यूटीफाई कर दूंगा, स्टिकर लगा के, इसकी स्टोरी बना के कि ये कांच इस देश से आया है, उसने ऐसे प्रोसेस किया था, उसके पीछे एक बंदा एम्पावर, उसका घर चल रहा है आपकी बॉटल खरीदने की वजह से। तो मैं ट्राई करूंगा इसकी अच्छी स्टोरी बनाने का, क्योंकि D2C में प्रोडक्ट नहीं स्टोरी बिकती है। अगर आपकी स्टोरी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग होगी, एस्पायरिंग होगी, तो वही वो बिकेगी। ये कांच की बोतल कोई नहीं लेगा, पर एक कांच की बोतल अफ्रीका में एक गांव से आ रही है, जहां पर एक परिवार पल रहा है, क्योंकि आपने खरीदी है, अब आप खरीद लोगे इसको। बट ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ना मैं अगर इसको ऑब्जर्व करें, हम जैसे मैं D2C मेरा ब्रांड है ना, आपका B2B ब्रांड है, मेरा D2C ब्रांड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका प्रोडक्ट बहुत जोरदार होना चाहिए और आपको पहले डिफाइन करना चाहिए कि आपको सेगमेंट कौन सा चूज करना है। एक सेगमेंट होता है जिसमें आप बता दो कि यार हमने 0 से स्टार्ट किया है, वो इंडियन आइडल जो आप बात कर रहे थे कि ना थोड़ा खुद का दिखा दो कि यार स्टोरी बना दो। बट मुझे ऐसा लगता है कि इफ यू वांट टू बी लग्जरियस ना, तो यू कांट सेल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ये स्टोरीज बिकती नहीं है। वो वंस अगेन, जैसे आपने अभी बात की लग्जूरियस की, तो हर सेगमेंट का अलग अलग टाइप ऑफ सेलिंग होता है। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ कोई कमोडिटी आइटम की, कोई यूटिलिटी आइटम की, अब जो मैं चीज बेच रहा हूँ B2B में, अगर मैं D2C में बेचता हूँ अपने आइटम को, जो मैं सस्टेनेबल कप्स बेच रहा हूँ, तो सस्टेनेबल कप्स बनते हैं एग्रीकल्चरल वेस्ट से। उसमें आप लोग स्टोरी बना मैं सकते सोचता हूँ कि मैं क्लाइमेट के लिए हेल्प कर रहा हूँ, मेरे पास SDG गोल्स हैं, मैं किसी छोटे से छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की हेल्प कर रहा हूँ। वहां पर लोग खा नहीं पी रहे थे, खाने नहीं खा पा रहे थे, पानी नहीं पी रहे थे, अब मैं उनको इतना रेवेन्यू दे रहा हूँ कि वो सब कुछ कर पा रहे हैं। आपके टाइम में यू ऑल्सो हैव टू सेल अ स्टोरी, बट दैट स्टोरी हैज टू बी डिफरेंट। सो नाउ यू नीड टू सेल अ स्टोरी कि आपका जैसे एक डॉग ज्वेलरी बेस्ड एक ब्रांड है, तो आपको ये बेचना पड़ेगा कि हाउ दिस विल मेक योर डॉग फील एंड हाउ दिस विल मेक योर डॉग डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर डॉग्स। तो यहाँ पर आप लोगों को एस्पिरेशन बेचनी पड़ेगी कि वाई, लाइक इसमें मेरे को अभी बात करते करते एक फनी चीज याद आई, तो एक महीने पहले ऐड देखी थी, उसी का एक हो सकता है दैट आप इसमें स्टार्ट कर सकते हो दैट वाई ह्यूमन शुड हैव ऑल द फन, वाई नॉट डॉग्स। तो इसमें आप लोगों को एक एस्पिरेशन बेचनी पड़ेगी कहीं ना कहीं उन लोगों को कि यार आपके डॉग को सब कुछ दे रहे हो, पर एक्सरसाइज क्यों नहीं कर रहे हो, एंड वाई योर डॉग शुड बी नॉट हैविंग ऑल द फन। तो यहाँ पर आपने एक और स्टोरी बेची जिसमें आपने लोगों को एस्पायर करना दिखाया। मैं लोगों को स्टोरी बेच रहा हूँ, उसमें लोगों को दिखाया कि किसी का घर चल जाएगा आपके खरीदने की वजह से। तो हर डायमेंशन में स्टोरी ही बिकेगी D2C में, बट स्टोरी आपको डिफाइन खुद ही करनी पड़ेगी। ट्रू, वेरी ट्रू। अगर आप स्टार्टअप करते हैं, जैसे अभी हम लोग इसी बात पे बात कर रहे हैं, तो स्टार्टअप में आप क्या क्या फैक्टर्स ध्यान में रखते हो उसको काम करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्टार्टअप आज करा, तो पहले आप उसको रजिस्टर कराएंगे, ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे? रजिस्टर आप किस में कराएंगे? अकेले हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप में कराओगे आप, बट क्या वो लॉन्ग रन के लिए सही रहता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है अब। सो ये जगह पर मैक्सिमम स्टार्टअप फाउंडर्स फंसते हैं। सो अपन इसकी बात करते हैं सिंपली कि मैं रजिस्टर तब तक नहीं कराऊंगा जब तक मुझे बस कल ही कमर्शियलाइज नहीं करना। रीजन आपको आगे दूंगा। तो सबसे पहला टाइम मुझे लगता है एक अच्छी रिसर्च के अंदर, एक बहुत ही अच्छी रिसर्च आपको लोगों से कई गुना आगे ले जाती है। तो जब तक मैं उसकी फील्ड ट्रायल्स नहीं करता हूँ, मैंने रिसर्च कर ली, प्रोडक्ट मिल गया, सोर्सिंग कर ली, वहां से मंगा लिया, देख लिया, खुद टेस्ट कर लिया, जब मैं शोरूम में उसको बेच सकता हूँ तभी मैं उसको मार्केट में लेके आता हूँ। एंड आप हमेशा ट्राई करना कि आप प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करवाओ। प्राइवेट लिमिटेड क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप लोगों को कोई फंडिंग लेनी है इन टर्म्स ऑफ ग्रांट, इक्विटी, डेट या कुछ भी, तो प्राइवेट लिमिटेड बेस्ट होता है। और क्योंकि उसमें आप लोगों को कैपिटल मिलता है, कैपिटल में आपको इक्विटी मिलती है जहां पर आप लोगों को इक्विटी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। एंड अगर आप लोगों को फंडिंग कभी लेनी है तो सोल प्रोप्राइटरशिप करवा सकते हो या फिर पार्टनरशिप डीड करवा सकते हो, जो भी आपकी मर्जी वो करवा सकते हो। एंड आई वुड रिकमेंड दैट आपकी कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए एकदम लास्ट में, सारा काम जब हो जाएगा ना सबसे लास्ट में। क्योंकि क्या होता है अब, ये लोगों को चीज पता भी नहीं होगी, जो आपको बताऊंगा, मैक्सिमम लोगों को चीज आइडिया भी नहीं होगा। एक स्कीम है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, जिसका मैंने पहले बताया आप लोगों को। तो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड का एक बहुत ही ज्यादा मेजर क्लॉ है दैट योर कंपनी शुड बी 2 years और यंगर। तो अगर आपने प्राइवेट इन्वेस्टर रजिस्टर करवा दी, कंपनी स्टार्ट कर दी और 2 साल हो गए, तो आप वो फंडिंग ले ही नहीं सकते, आपकी एलिजिबिलिटी खत्म। बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप्स जो वेट करते हैं कि इतना बड़ा होने के बाद फंडिंग लूंगा, उनकी डेडलाइन खत्म हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जहां अप्लाई कर रहे हो वहां का मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या है और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया क्या है। आपको उस लेवल रजिस्टर करवाना है कि अगर 2 साल से कम में रजिस्टर करवाना है स्टार्टअप सीड फंड में, तो मैं बराबर सब कुछ डन करके रख लेता हूँ अपना सामान, एंड मैं रजिस्टर करवाऊंगा, 1 साल सेल्स करूंगा,
डेटा बन जाएगा मेरे पास और फिर मैं फटाफट उसको अप्लाई कर दूंगा। मेरा भी यही मानना है कि पहले आपको पहले कुछ बेसिक सेल्स तो ले आओ, उसके बाद आप करा लो तो बेटर रहेगा। ठीक है, आपने जैसे आप, मेरे को ऐसा लगता है कि है ना, कोई भी अगर स्टार्टअप करता है ना, यू नीड अ को-फाउंडर। को-फाउंडर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ना एक इंसान ना सेम माइंडसेट से वर्क नहीं कर सकता और एक ही इंसान सारे काम नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल जैसे मैं किसी चीज़ में अच्छा हूँ तो हो सकता है जो मेरा को-फाउंडर है वो किसी और चीज़ में अच्छा है। तो आपने, अगर आप स्टार्टअप करते हो, क्या आप को-फाउंडर हायर करोगे, आप ढूंढोगे उसको? बिल्कुल वैभव, मतलब 110% मैं को फाउंडर ढूंढूंगा, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि एक बंदा एक स्टैग्नेंट माइंडसेट के साथ चलता है हमेशा। तो ऐसा होता है, इसको हम लोग कहते हैं फाउंडर्स लव स्टार्टअप की भाषा में। तो आपको आपका ब्रांड दुनिया का बेस्ट ब्रांड लगेगा एंड आपका उसके जो विजन होगा वो ऐसा होगा कि इसको 100 करोड़ की फंडिंग दो क्योंकि ये बेस्ट ब्रांड है। एक को फाउंडर आपको धरती तक लेके आता है हमेशा, क्योंकि उसका ब्रांड डेवलपमेंट में नहीं होता बट उसने ज्वाइन किया होता है। तो उसको मार्केट रियलिटी का 50% दिमाग में होता है एंड 50% दिमाग में होता है खुद के ब्रांड चलाने के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये बिलीव करता हूँ, जैसे मैं बीबीए ग्रेजुएट हूँ, मैं टेक स्किल्स नहीं है, मैं डिजाइन स्किल्स नहीं है, तो आई शुड नेवर गो इन दीज फील्ड्स एंड कि मैं ही सब कुछ कर लूंगा, कि कैनवा खोलूंगा, डिजाइन बना दूंगा, ये खोलूंगा, वेबसाइट विक्स खोलूंगा, वेबसाइट बना दूंगा। नहीं, आई थिंक डेडिकेटेड डोमेन एक्सपर्ट्स होनी चाहिए आपकी टीम में एंड उन सब लोगों को फ्री में हायर करना कोई बड़ी बात नहीं है। एज अ को-फाउंडर बंदा फ्री में आता है जस्ट बिकॉज ही लव्स द कंसेप्ट एंड उसको आगे इसमें काम करना होता है। तो आपको अगर आप टेक से हो तो आपको एक मैनेजमेंट वाला को-फाउंडर ढूंढना चाहिए, अगर आप डिजाइन से हो तो आपको मैनेजमेंट और टेक दोनों ढूंढने चाहिए, अगर आप मैनेजमेंट से आपको टेक और दोनों ढूंढना चाहिए। तो को-फाउंडर्स होने चाहिए एंड स्पेसिफिकली को-फाउंडर्स उसी डोमेन के हो जहाँ के बारे में आपको जीरो नॉलेज हो। एंड जब हो जाए, सबसे बड़ी बात है उन पर ट्रस्ट करना है। ब्लाइंड ट्रस्ट करके देखो कि वो लोग अच्छा कर लेंगे तभी वो कर पाएंगे, क्योंकि आपने लॉक करके रखना उन लोगों को तो वो बाद में एक टाइम आएगा चले जाएंगे कि छोड़ो को काम ही नहीं करना। आपका स्केड्यूल क्या रहता है? ऐसे आप कंटेंट क्रिएशन में भी आए हैं, आपका पहले एआईसी आप उस पर वर्क करते हैं सुबह शाम, है ना, वो जॉब एज अ जॉब ही आपका। उसके बाद फिर आपको कंटेंट बनाना है, कंटेंट में 15 डे चैलेंज भी कर रहे हो, तो अपना स्केड्यूल मेंटेन कैसे करते हो आप? लाइक सुबह उठते हो, उसके पूरा बताइए आप रात तक का। सो देखो, मैं ऐसा कुछ लिव हार्ड चैलेंज या कुछ भी लाइफ में नहीं लेता हूँ। आई एम अ वेरी लेजी पर्सन। मैं आराम से उठता हूँ। नहीं, मैं जेन्युइनली, ये लोगों को गलतफहमी है। डेली का अगर एक कंटेंट रील आ रही है ना तो मुश्किल है। तो देखो, होता ही है कि आप लोगों को टाइम बस बांटना आना चाहिए सही टाइम्स में। तो मैं सुबह उठता हूँ 6:30-7 बजे के आसपास, नहा धो के मैं सीधा ऑफिस के लिए निकलता हूँ। कुछ मैं सुबह उठ के एक्सरसाइज नहीं करता हूँ ना, मैं कुछ वॉक पे जाता हूँ, पाठ पूजा करके अपनी नॉर्मल और गुरुद्वारे मत्था टेक के, ये मेरा डेली शेड्यूल है। मैं एक बार मंदिर गुरुद्वारे दर्शन करके ही जाता हूँ, बिकॉज आई बिलीव कि दिन की स्टार्ट और दिन का एंड एक हाई स्पिरिचुअल जोन में तो अच्छा रहता है। तो वहां से मैं ऑफिस निकलता हूँ। ऑफिस निकलते ही फर्स्ट हाफ में यूजुअली हम लोग, बहुत सारी मीटिंग्स रहती है हमारी, क्योंकि हमारे कई स्टार्टअप्स हैं जो इंटरनेशनल स्टार्टअप्स हैं, तो उनकी शाम हो रही होती है, हमारी सुबह हो रही होती है, तो उनको उस टाइम पे मीटिंग्स लेनी होती है। 12 बजे तक मीटिंग डन करके सारी अपनी, एंड देन मैं पोस्ट लंच तक ऑलमोस्ट 2 बजे तक अपने खुद के पेज पे काम करता हूँ। उसकी रिसर्च जो भी होती है, जो भी समझना है, कुछ नई वीडियो करनी है, मतलब 12 से 2 करने के बाद उसी में लंच ले लेता हूँ। लंच खाते खाते मैं करता रहता हूँ काम। 2 बजे का 2 से 3 बाकी की चीजें रैप अप करने का, 3 से 4 या 3 से 4:30 5 तक मैं कंटेंट क्रिएशन पे काम करता हूँ। शूट जो करने, बी रोल, ए रोल, सिनेमैटिक्स जो भी है सब कुछ ले लू के एंड डन कर देता हूँ। ये सब कंपाइल करके मेरे पास एक एडिटर है, तो मैं उनको दे देता हूँ सारा सामान। और 5 से लेकर 7 बजे तक मैं जो बाकी का एएससी का काम है उस दिन का, डेली ऑपरेशंस का, कभी कोई इंटर्न्स हायर कर रहे होते हैं, कभी कोई स्टार्टअप के लिए फंडिंग राउंड हो रहे होते हैं, कभी कोई इवेंट हो रहा होता है, उसमें ध्यान देता हूँ। 7 बजे फिर वापस गुरुद्वारे जाता हूँ दर्शन करके, एंड आई कम बैक टू होम बाय 8। तब मैं ऐसा रहता है कि मैं रात को 1 घंटा स्पेसिफिकली मम्मी वगैरह साथ रहता हूँ, तो मैं फोन बंद करके साइड रख देता हूँ एंड तो उनके साथ वही कपिल शर्मा शो देख रहा हूँ, या जो भी एकदम जो सबसे बेकार से बेकार चीज होती है ना, कि कोई बेकार सा सीरियल देख रहा हूँ उनके साथ बैठ के, जो भी कर रहा हूँ, बट वो टाइम स्पेसिफिकली उनके लिए होता है, क्योंकि इतना हाई प्रोडक्टिविटी जोन में रहोगे ना तो कुछ टाइम आपको अपने लिए भी चाहिए होता है एंड लोग वो दे नहीं पाते हैं, उससे होता है लोगों का बर्नआउट। तो मैं बिलीव करता हूँ कि बर्नआउट को रोकने के लिए आपको मैक्सिमम टाइम स्पेंड करना पड़ता है अपनी फैमिली के साथ। मैं बर्नआउट का नहीं, मैं इसमें मुझे ऐसा लगता है इसमें कि ना आपको फैमिली टाइम स्पेंड इसलिए करना चाहिए क्योंकि ना दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। तो इसलिए नहीं करना चाहिए आपको बर्नआउट हो जाएगा तो आप उससे छूटो। इट्स योर ड्यूटी टू गिव देम योर टाइम। लाइक अगर आप 24 घंटे हैं, अगर आपने 4 घंटे अपने काम को दिए हैं तो दे ऑल्सो डिजर्व 1 घंटा ऑफ योर डे। या फिर आप बर्नआउट का, तो मुझे लगता नहीं है कि यार बर्नआउट की वजह से आपको मिलना चाहिए फैमिली के साथ। मतलब वो तो एज पर द पर्सन है, अगर कई लोग ये समझ के देते टाइम तो अच्छी बात है। हाँ। मैं तो बिलीव करता हूँ कि देना ही चाहिए, बट सब लोगों के पास अलग अलग रीजन होते हैं इसको स्किप करने का। तो मैं लोगों को रीजन देता हूँ कि यार एक टाइम के बाद तुम लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो जाओगे ना लाइफ से कि तुमको ना कोई चाहिए होगा, तो पहले से उस कोई ना कोई अपनी फैमिली मान लो और लेके चलोगे तो आगे के लिए ईजी हो जाएगा। एंड रात को वही मैं बेसिक थोड़े बहुत पॉडकास्ट देख लेता हूँ, या 1-2 यूट्यूब चैनल जो मेरे को बहुत फेवरेट लगते हैं मेरे, जैसे कि एक वाइस है, और इसके अलावा एक अपना इंटरेस्टिंग पीओवी नाम से एक चैनल है,
एक ब्लॉगर है मार्स बार ब्लॉगर, तो मैं रात को ट्राई करता हूँ कि मैं नॉन एंटरप्रेन्योरशिप कंटेंट ही देखूं, ऐसे रैंडम पीस ऑफ कंटेंट। जैसे कि मैं उस दिन देख रहा था कि चाइना में एक ब्रिज कोलैप्स हो गया, मेरे लिए कुछ एलिमेंट नहीं लगता, बट मेरे को मजा आ रहा है कि वो कोलैप्स क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने ये कर दिया या वो कर दिया। या फिर मैं कोई वीडियो देख रहा हूँ जिसमें समझ में आ रहा है कि ये गणपति सबसे महंगे गणपति क्यों है बॉम्बे के। अब मेरे लिए कोई रेलेवेंस नहीं है ना, मेरे को पता करने की जरूरत है, बट ऐसे रैंडम कंटेंट जो मेरे को मेरे डेली रूटीन से अलग लेके जाए वो मुझे अच्छे लगते हैं, ताकि मेरा पूरा दिन ही एक ही चीज के आसपास रिवॉल्व ना करे। बट एज अ एंटरप्रेन्योर माइंडसेट आई फील कि ना यू हैव टू बी टोटली इनटू योर स्टार्टअप जर्नी, अदरवाइज ना आपका जो चीज़ें होती हैं आप अलग भटकते हो। मेरे को जो रियलाइज़ हुआ है, अगर आपका दिमाग आपके स्टार्टअप के लिए जब तक आप उठे हुए हो तब तक आपका उसका दिमाग आपका उसके ऊपर नहीं लगाना, तब तक वो आउटकम मुझे लगता है नहीं मिलता। हाँ, एज अ फाउंडर ये बात एकदम सही है कि आपका प्राइमरी फोकस, आपका दिमाग खराब होना चाहिए आपके स्टार्टअप के पीछे यार, कि आपका टेंशन होना चाहिए कि यार क्या कैसे करना है। टेंशन वाज नॉट द राइट वर्ड, टेंशन गलत वर्ड है हाँ, बट आपका दिमाग, अब मैं गाली नहीं बक सकता ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सरदर्दी नहीं होना चाहिए स्टार्टअप कभी भी। इट इज अ पैशन, इट शुड ऑलवेज बी अ पैशन। मतलब देखो मैं ना एक चीज है जिसको मैं बहुत डीग्लोरीफाई करता हूँ, पता नहीं इस पॉडकास्ट में सही चीज है बोलने के लिए नहीं। सो मैं लोगों को हमेशा ये नहीं बोलता हूँ कि स्टार्टअप जर्नी इज नॉट द ओनली जर्नी, सो वी शुड स्टार्ट टू अप्रिशिएट वॉट एवर वी हैव। तो अगर मेरे पास जॉब है तो आई विल नॉट लीव माई जॉब इवन इफ आई गेट अ स्टार्टअप ऑफ 100 CR, बिकॉज जॉब इज समथिंग आई लव टॉकिंग टू स्टार्टअप, हेल्पिंग देम आउट। सो एक तो लोग बहुत आजकल डीग्लोरीफाई कर रहे हैं कि अरे 9 to 5 रोबोट्स वालों की तरह रहना छोड़ दो। आई डोंट थिंक सो, इसको छोड़ने की भी जरूरत है। मतलब जिसको 9 to 5 करना उसको करने दो ना 9 to 5, जिसको जॉब जाना जाने दो। सब लोगों को स्टार्टअप फाउंडर नहीं बनना, सब लोगों को 100 करोड़ रुपए नहीं कमाने। कई लोगों को सुबह ऑफिस जाना है, शाम को आना है, फिक्स सैलरी लेनी है, घर का टाइम स्पेंड करना है, और वो कुछ गलत भी नहीं है। हाँ वो चीज अच्छी है। वैसे ही कई लोग होते हैं जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं कि मैं जॉब छोड़ दूंगा, अपने को पूरे प्रेशर में डालूंगा तभी मैं अच्छे तरह से काम कर पाऊंगा, तो ये बहुत गलत माइंडसेट है। मैं बोलता हूँ कि अगर कोई बंदा 9 to 5 करके बिजनेस कर रहा है एंड तो उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो ही इज मोर ऑफ लाइक लिविंग द राइट सेंस। क्योंकि पैशन वाला काम आपके, मैं अगर आज कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, साथ में जॉब हैंडल कर रहा हूँ, क्योंकि एक चीज मनी ड्रिवन है, एक चीज पैशन ड्रिवन है। पैशन के लिए आप टाइम हमेशा निकाल लोगे। इसका मतलब ये नहीं कि जॉब छोड़ना कंपलसरी नहीं है, जिनको छोड़ना है वो छोड़ें, बट जस्ट ऑन द कॉज कि यही चीज मुझे मोटिवेट करेगी कि अगर मैं कल को रोड पे आ जाऊंगा कि मैंने काम नहीं किया, वही मेरे को मोटिवेट करेगा काम करने के लिए, तो इट इज वेरी रॉन्ग अप्रोच। अगर मैं अपने कंफर्ट में रह के भी उतनी हाई प्रोडक्टिविटी से काम कर पा रहा हूँ तो वही सही चीज है। प्रोबेबली क्या होता है ना, लोग कर पाते हैं नहीं, लाइक 95% लोग नहीं कर पाते हैं, वो 5% ही होते हैं। और मेरे को लगता नहीं कि 5% आपके इस इकोसिस्टम में आपको मिल जाएंगे अभी, क्योंकि वो 5% लोग जो होते हैं ना वो अलग ही होते हैं। वो 12 घंटे काम भी जॉब भी करते हैं, उसके बाद 4 घंटे अपने काम स्टार्टअप के लिए निकालते हैं, और वो 2-4 घंटे ही सोते हैं। एंड उसके लिए फिर अगर आप देखें तो डॉक्टर्स, अगर आप स्टडी देखें पुरानी, तो वो लोग ज़्यादा जी नहीं पाते यार। वही है कि तो टेक्निकली ये 95% का मेजरली होता है कि अगर आपको फोकस करना है तो आप एक ही चीज़ पे करोगे तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा निकलेगी। मैं सेम चीज़ को वाउच करता हूँ बट इन अ डिफरेंट वे, कि एक चीज पे फोकस करना बहुत अच्छी बात है, बट आप लोगों को उसका एक डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। बिल्कुल। सो मेरे पास अगर 8 घंटे है ना, तो 8 घंटे में से किसी पे फोकस करने का मतलब ये नहीं कि मैं 8 के 8 घंटे उसको दूं। बिल्कुल। उसका जो मेजोरिटी में इसको दूंगा ना, उसमें मैं फोकस कर रहा हूँ। तो अगर मैं 5 घंटे दे रहा हूँ ना उस चीज को, और 3 घंटे में मैं और भी कोई चीज कर सकता हूँ, तो मुझे करनी चाहिए। एक स्टार्टअप फाउंडर, तो देखो एक है ना, हमने देखा है कई जगहों पे कुछ स्टार्टअप हमारे पास पहले, इनिशियल का नाम नहीं ले सकता, वो डाइल्यूट हो चुके हैं, तो वो स्टार्टअप फाउंडर्स इतने ज्यादा अपने स्टार्टअप के अंदर थे कि वो ये सोच के बैठे थे कि स्टार्टअप मर ही नहीं सकता, एंड उनके इसी डिल्यूजन के अंदर अंदर वो स्टार्टअप खत्म हो गए पूरे के पूरे। क्योंकि एक फाउंडर को समझना चाहिए कि मैं बिस्मन अलग हूं एंड मेरा पेज है स्टार्टअप सिंह अलग है, 2 डिफरेंट एंटिटीज हैं। वो पेज अलग चलेगा, मैं अलग चलूंगा, मैं ही स्टार्टअप सिंह नहीं हूं। जिसने मैं समझ लिया ना कि अगर जैसे आपने लिखा, अगर आप ही पॉडरेप्स हो ना, तो पॉडरेप बहुत जल्दी बंद हो जाएगा, क्योंकि आप वैभव हो और पॉडरेप है। तो वो समझना पड़ेगा कि मेरे पास अगर आज 12 घंटे है तो पॉडरेप के 8 घंटे हैं, 2 घंटे वैभव के हैं, एंड 2 घंटे मेरी फैमिली के किसी भी चीज के हैं। तो उससे एक ही रहता है कि आप फुली फोकस्ड भी हो, बट यू आर गेटिंग इनफ टाइम टू रीजनरेट योरसेल्फ। क्योंकि अगर आज 12 घंटे काम करके सो गए, अगले दिन 12 घंटे काम नहीं कर पाओगे। अगर 4 घंटे काम किया और 4 घंटे मजे किए, तो फिर वो बन जाएंगे 12 घंटे, फिर आप अगले दिन काम कर पाओगे। 4 घंटे मजे हो गए, अब तो काम करूंगा अगले दिन 8 घंटे। रिफ्रेश होने का टाइम नहीं देता बंदा, बॉडी को देना बहुत जरूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप स्टार्टअप करते हैं तो लाइक आपको ऐसा लगता है कि यार नेटवर्क होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ना आप लोग इतना जल्दी पहुंच नहीं पाते। जैसे फॉर एग्जांपल
जो मेरा नेटवर्क है, मैं जो भी हूँ, बिकॉज आई स्टार्टेड विद -1, आई नेवर स्टार्टेड विद 0, है ना। तो जब मैंने -1 स्टार्ट किया था ना, तो जो भी अगर मैं अभी 0 पे या 1 पे पहुंचा हूँ ना, दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ माई नेटवर्क्स। जो भी मेरे मेंटोर्स हैं, जो भी मेरे आसपास लोग हैं, उन लोगों ने मुझे समझाया कैसे प्रोडक्ट बनता है, कैसे उसकी ब्रांडिंग होती है, और मेरा मेजरली काम फ्री में होता है। बहुत अच्छी बात है। इनक्यूबेट मैंने कहीं नहीं करा, बट मेरा फिर भी ग्रांट नहीं मिला मुझे आज तक, बट मेरा जो भी काम फ्री में होता है। तो डू यू फील कि नेटवर्क इज योर नेटवर्थ? यस, टोटली, नेटवर्क इज डेफिनेटली योर नेटवर्थ। क्योंकि देखो, दो चीजों का डिफरेंस होता है इसमें। आप बड़े लोगों को जानते हो वर्सेस आप उन लोगों को जानते हो जो आपका काम करवा देंगे। आई फील सेकंड थिंग इज द राइट वर्ड। मैं बहुत बड़े बड़े लोगों को जानता हूँ, मैं नैसकॉम के फाउंडर्स को जानता हूँ, मैं विप्रो के बड़े बड़े लोगों को जानता हूँ, बट क्या मैं उनको फोन कर सकता हूँ कि भैया वो एक जॉब दिलवानी है? तो बोलेंगे नहीं, सॉरी, वो नहीं करेंगे। लेकिन मैं, मेरे घर के बाहर जो लेफ्ट साइड पे एक कचरे की दुकान है, उनके भैया को जानता हूँ, एंड मेरे पास एक स्टार्टअप को कनेक्ट करवाना था, उनको कचरा उठाना था, तो मैंने एक बार फोन करके वो काम करवा दिया। दैट इज जो एक्चुअल नेटवर्क है। व्हाट इज योर नेटवर्क? आपको हाई वैल्यूड इंडिविजुअल्स नहीं चाहिए, बट आपको ऐसे लोग चाहिए हु कैन गेट द वर्क डन। अगर आपके कोई काम करवा सकता है आपके कॉल पे, दैट इज योर एक्चुअल नेटवर्क। और बड़े लोग भी होने चाहिए, ब्लेंड ऑफ, क्योंकि डाउन द लाइन आपके लिए आउच करने वाले लोग भी होने चाहिए। मेरे एआईसी में आने का बहुत बड़ा फैक्टर था कि एआईसी की सीईओ मुझे आउच करती थी, सो वो भी चीजें हेल्प कर रही है, बट वो चीजें आपको एक लिमिटेड पोर्टफोलियो में हेल्प करती है। ज्यादा लोग आपको हेल्प करते हैं जिनके पास जुगाड़ करने का कुछ ना कुछ समाधान हो। जुगाड़ू लोग बेस्ट लोग होते हैं आपके लिए, जुगाड़ लोग बेस्ट होते हैं। तो फाइंड पीपल हु कैन गेट द वर्क डन एट अ वेरी लो कॉस्ट, वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे लॉन्ग टर्म में। कंटेंट प्लानिंग कैसे करते हो आप? जैसे आपने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया फॉर लाइक अभी आपको 2 महीने हो गए मोस्ट प्रोबेबली। 2 महीने हो गए, है ना। तो वो आपने कैसे स्टार्ट किया, कैसे वो आपको थॉट आया कि यार अपन नेक्स्ट डे से कंटेंट बनाएंगे? और क्या आपने जो कंटेंट आप जैसे रोज रील डालते हैं, एक रील आपकी रोज की पक्की होती है ना, कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो अब जब रोज रील डालते हैं तो क्या वो शूट आप उसी दिन करते हैं, उसी दिन एडिट करते हैं, या फिर आप स्टोरी लाइन पहले लिखते हैं, या 2 दिन या 3 डेज अहेड चलते हैं आप? तो ऐसा रहेगा, मैं फर्स्ट क्वेश्चन का पहले आंसर कर देता हूँ। तो मेरे को खुद का पेज बनाने का तो बहुत टाइम से मन था। सो बैक व्हेन आई वाज इन माय 11th-12th, मेरे को बहुत स्टेज फियर था, मतलब बहुत ज्यादा। कौन से स्कूल से हो आप? मैंने अपना 10th तक एमपीएस से किया है, जयपुर से। 11th-12th में आई मूव टू बॉम्बे। मैंने वहाँ पर खालसा कॉलेज से अपनी 11th-12th की थी, एंड देन आई केम बैक टू जयपुर। सो जब मैं 11th में गया तो मेरे जो वहाँ पर जूनियर कॉलेज होता है 11th-12th, तो वहाँ गया, वहाँ पर उस कॉलेज में 6000 बच्चे थे। 6000 बच्चे? मैं ऐसे 60 बच्चे क्लास में थे। तो मैं सोच रहा यार इतने लोग में बोलते कैसे हैं, और मेरे को उस चीज़ ने बहुत बहुत ज़्यादा फियर आउट किया। बहुत एक्सेसिव स्टेज फियर था मुझे। मेरे को लगता था मैं किसी का कुछ बोल नहीं पाऊंगा। तो एक रात में ऐसे ही बैठा हुआ था, एंड आई वाज सीइंग वन वीडियो। कोई तो पॉडकास्टर था, मैंने देखा था, उसने ना एक चीज़ बोली थी उसके अंदर कि यार कब तक डर के बैठे रहोगे, बाहर निकलो, कितने लोग ही हंस लेंगे तुम पे। तो वो मेरे को एकदम से हिट कर गई कि यार कितने लोग ही हंस लेंगे मेरे पे। एंड तब मैंने सबसे डेंजरस मूव लिया मेरी लाइफ का। मैंने एक मीम पेज बनाया, उसका नाम था ए विस्मन, AYE विस्मन। That was not a meme page about memes in the country. It was about memes on me. अच्छा। I started to self roast myself. तो मैंने, जैसे लोग बोलते थे बिस्मन, तो एक सुपरमैन बिस्मन, तो मैंने खुद को सुपरमैन बना के उसकी डीपी लगा दी कि जैसे लोग सुपरमैन होते हैं, मैं बिस्मैन हूँ। तो ऐसे करते करते खुद को रोस्ट किया, खुद के ऊपर मीम्स बनाई सारी की सारी। तो हर मीम का मैं खुद पे टेक लेता था कि मैं कैसे देखूंगा उस मीम में। वो करते करते आई ग्रू अप टू 10 के 12 के फॉलोअर्स। अभी वो पेज है? नहीं, वो पेज बंद, स्ट्राइक लगी थी उस पे। अरे यार, मैंने एक तारक मेहता का मीम बनाया था, उसने स्ट्राइक मार दी थी, पेज बंद हो गया था। बट उसने मुझे इतना ज्यादा बूस्ट दिया ना, क्योंकि मैंने अपना खुद को इतना रोस्ट कर लिया था ना कि मुझे पता था कि नाउ आई हैव एवरीथिंग टू विन, लूज सब कुछ कर लिया मैंने, सब जितना मजाक बना सकता था बना लिया। इसके ऊपर मैं मजाक नहीं बना सकता, अब जो जाऊंगा ऊपर ही जाऊंगा। तो 3 साल मैंने सोचा यूनिवर्सिटी की पेज बनाऊंगा, बट आई ऑलवेज थॉट कि मेरे पास नॉलेज कम है लोगों को देने के लिए, मेरे को फालतू की चीज प्रोवाइड नहीं करनी, कुछ दूंगा तो अच्छा ही दूंगा। एंड तब शायद मैं स्टार्ट करता तो ये पेज मेरा एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम या फिर एम्प्लॉयमेंट होती, मुझे वो भी नहीं करना था। तो मैंने होल्ड किया। जब मैं AIC में आ गया, देखो 1 साल AIC में हो गया, मैं समझ गया क्या क्या चल रहा है, एंड मैं समझ गया कि मेरा ऑफिस में को टाइम दे रहा है कंटेंट के लिए। तब मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि आज अगर अपना मेरा जो पेज है स्टार्टअप सिंह, वो नहीं भी चलता डाउन द लाइन, 1 साल तक नहीं भी चलता, तो मैं उसको तब भी कंटिन्यू कर लूंगा, क्योंकि मेरी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, ना मेरा इतना एक्सपेंस ले रहा है। बट मेरा गोल उसको लेकर ये है कि लोगों को कुछ 2-3 चीजें सीखने को मिल जाए, दैट इज गुड। नहीं चला तो कोई बात नहीं, ट्राई करने में आता है, ट्राई करने में क्या जाता है, एग्जैक्टली, है ना। तो जैसे आपको लगता है कि जनरेशन वेल्थ वर्सेस हम लोग को जो खुद से स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, बेटर एंटरप्रेन्योर्स कहाँ से निकलते हैं? यार ऐसे मेरे को बोलना तो हमेशा ये चाहिए कि जो लोग नया स्टार्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, बट मेरे एक्सपीरियंस में, सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ऑब्जर्व किया कि जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स बेटर परफॉर्म कर देते हैं। उसमें एडवांटेज ये रहेगी कि उनके तो खून में होती है ये चीज़। अब हम लोग बोलते हैं ना, जो मारवाड़ से निकलते हैं लोग, जो गुजरात से निकलते हैं लोग, उन्होंने अपने आसपास सिर्फ धंधा ही देखा है। उन्होंने देखा ही है कि द वे टू लिव योर लाइफ इज बाय बिजनेस।
तो उन लोगों को बिजनेस करना बहुत ही प्राइमरी टाइम से आता है, बचपन से गले पे बैठते हैं वो लोग, उनको पता है कि धंधा कैसे होता है। और जो मैं बोलूंगा आजकल के नए एंटरप्रेन्योर्स है ना, एक तो होते हैं जिनको एक्चुअली में काम करना है, एक होते हैं जो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। तो दे आर लाइक हम कुछ इनोवेशन करेंगे, हम एक स्टार्टअप लेके आएंगे, हम कुछ डिस्ट्रॉय करेंगे वर्ल्ड को। जिनका पैसा है जनरेशन वेल्थ वाला ना? नहीं, जो नए आए हैं आजकल। अच्छा। उसमें दो कैटेगरी होती है मेरे को जो लगता है, एक होता है जिनको एक्चुअली में काम करना है, और एक होते हैं जो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए टू जस्ट टू साउंड कूल, मैं स्टार्टअप फाउंडर हूँ। तो वो क्या करते हैं, वो लोग कुछ नई चीजें सोचते हैं। एंड आई गेस कि री इन्वेंटिंग द व्हील इज द हार्डेस्ट थिंग यू कैन डू। एंड लोग चाहते हैं कि हम, अब वो बोलेगा कि यार ये कैप ऐसे खुल रही है, ऐसे क्यों खुल रही है, ऐसे खोलूंगा, क्या जरूरत आ रही है, फिर बटन लगाऊंगा, फिर हाँ बटन यहाँ से दबाऊंगा खुल जाएगा, ओहो एआई बॉटल। कोई डिमांड है नहीं है, अब उनको डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी, वो चीज नहीं करनी है। फिर पैसे नहीं होंगे, फिर वो बंद हो जाती है। फिर वो ढूंढेगा फंडिंग उसको मिलेगी नहीं, क्योंकि लोगों को पता है वो किसी काम का नहीं है, उसको लगेगा वो काम का है, कॉन्फ्लिक्ट होगा, एंड में जाके स्टार्टअप बंद हो जाएगा। तो जनरेशनल वेल्थ वालों को ये चीज पता है कि जो चीज चल रही है उसको चलते रहने दो। एंड नए जिन वाले एंटरप्रेन्योर्स, जिन लोगों को समझ में आ गई है ना ये चीज की वी डोंट नीड टू रीइन्वेंट द व्हील। जैसे फ्लिपकार्ट कैसे बना, अमेजोन लिया, सीओडी में लाया, फ्लिपकार्ट रिलीज कर दिया, फ्लिपकार्ट की आज सेल्स अमेजोन से 2x है। अमेजोन आज एज ऑफ टुडे फ्लिपकार्ट ने अमेजोन को टेक ओवर कर लिया सेल्स में, क्योंकि उसको वॉलमार्ट ने उससे एक्वायर किया, तब उनकी सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मीशो आया इंडियन मार्केट में, दोनों थे अमेजोन फ्लिपकार्ट, उसने कहा प्राइसिंग सबसे कम दूंगा। तो वो एंटरप्रेन्योर्स है जिन लोगों को, जो भी सब फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स है, वो लोग बल्कि बेटर कर रहे हैं जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स से, बट उन्होंने समझ लिया कि लोगों को दिक्कत क्या आ रही है, उन्होंने दिक्कत बनानी सही नहीं समझी। उन लोगों को पता था कि जैसे बेला बेटा के फाउंडर भी ये बोलते हैं कि यू डोंट नीड टू इन्वेंट समथिंग, है ना, आप कॉपी करो, कुछ भी प्रोडक्ट है उसको कॉपी करो, बेटर उसका ब्रांडिंग कर दो और उसको लॉन्च कर दो और बेचो। एग्जैक्टली। और मुझे भी यही लगता है कि आपको इतना हमेशा इनोवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती कि यार आज मैं कुछ बैठूंगा और सोचूंगा। पहली बात तो आइडिया कभी भी बैठ के सोच के नहीं आता, आइडिया वो एकदम से आप कुछ काम कर रहे हो, अगर आइडिया एकदम से वो खड़कता है आता है। तो एग्जैक्टली वही होता है। अभी जोमेटो है, जोमेटो भी कहाँ से है, डोरडैश का सब्स्टिट्यूट है। डोरडैश फॉर्म में चलता था, वहां से जोमेटो में इधर लेके आए, उबर से हम लोग ओला लेके आए, अमेजोन से हम लोग फ्लिपकार्ट लेके आए। तो इंडिया ऐसी जगह है जहां पर प्रूवन आइडियाज जो होते हैं उन पर ज्यादा फंडिंग मिलती है और उनके चलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि हमारी दिक्कत क्या है, हम लोग गोरों को एस्पायर करते हैं, अगर गोरे ने वो कर दिया तो यहाँ तो हमको करना ही चाहिए। तो जब तक इंडिया गोरों को एक्सपायर करेगी तब तक हमारे पास चांसेस है कि हम लोग आइडियाज को मिमिक कर लें और अच्छे। इनफैक्ट मुझे अभी कुछ दिन पहले मैं इवेंट में था तो मुझे किसी ने बोला भी था कि अगर आप जैसे महीने साल का 2 करोड़ कमाते हो फॉर एग्जांपल, तो यू शुड सेव एटलीस्ट 30 लाख रुपीस एंड गो टू चाइना, बिकॉज हम लोग कंपेयर किससे करते हैं, पाकिस्तान से, एंड पाकिस्तान इज वे बिहाइंड अस, ठीक है। हम लोग कंपेयर करना चाहिए चाइना से। चाइना आप जाओ 30 लाख रुपए बचाओ, साल का है ना, एक ट्रिप मारो चाइना की, 10 दिन की वहां मारो, वहां पे इतने वो लोग 10 साल हमसे लिटरली आगे हैं। अगर हम लोग है ना, अगर हम लोग अच्छे एक्सेप्ट करें तो वो लोग आगे हैं हमसे। उनका कोई आइडिया लाओ, वो कॉपी करो, इंडिया में बेचो, वो बहुत अच्छा बूम हो सकता है। अपने इंडिया के बहुत बड़े ब्रांड्स भी ये सेम चीज कर रहे हैं, फॉरेन पीसीएस को लेते हैं, व्हाइट लेबल करके इंडियन पीसीएस बना के बेचते हैं, एंड वो चल भी रहा है। क्योंकि वंस अगेन इंडिया में एक्सेप्टेबिलिटी, देखो जब तक मैं आपको ये नहीं बोलूंगा ना कि चाइना का माल है, आपको लगेगा बढ़िया माल है, तो लोग ये ट्राई करते हैं कि वहां से लाके व्हाइट लेबल कर देते हैं, एंड ये देखो इंडिया का माल है, तो ब्रांड्स कर रही है, एग्जैक्ट मिमिक करते हैं ना लोगों ने क्या वर्ड प्ले करना जानते लोग क्या बोलते हैं, असेंबल्ड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, सब टर्म्स अलग अलग है। तो मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया इज एक्चुअली व्हाट इज मेड इन इंडिया, असेंबल्ड इज इंडिया इन इंडिया इज नॉट जो इंडिया में बन रहा है, क्योंकि वो पार्ट्स तो बाहर से आ रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे। तो आपको समझना पड़ेगा कि यार बाहर की कंट्री हमसे बहुत ज्यादा आगे हैं, और तभी लोग ये कर रहे हैं कि बाहर के स्टार्टअप्स को मिमिक करते हैं इंडिया में। नॉइज और बोट भी करते हैं क्या? यार ये डिपेंड करता है, उनकी पर्सनल टेक है, मैं इसमें अपने व्यूज नहीं दूंगा क्योंकि मैं इसी इकोसिस्टम का हूं। कल को मुझे अमन कोई मिलते तो मुक्का ना मार दे मेरे मुंह पे, तो मेरे को अवॉइड करना है। नहीं, मैं भी ट्राई कर रहा था कि कुछ रियल कंटेंट निकल जाए। नहीं, मैं कोई कंट्रोवर्शियल टेक नहीं लूंगा। ठीक है। कोई भी ऐसे स्टार्टअप करते हैं हम लोग, तो स्टार्टअप करने के लिए क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका स्टार्टअप बैकग्राउंड नहीं है तो वो क्या चीज़ें ध्यान में रखते हुए स्टार्टअप करे, या स्टार्टअप भी नहीं बिजनेस करे? तो एक तो ये चीज रहेगी कि देखो यार, आपको ना अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत जल्दी डिफाइन करनी चाहिए। कौन सी कैपेसिटी? रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, कि आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि यार मेरे पास पैसे ही नहीं है, या मैं कैसे स्टार्ट करूंगा। तो देखो हर जगह ना फंडिंग नहीं चाहिए होती, नए एंटरप्रेन्योर्स को लगता है कि उनको फंडिंग चाहिए, तो एक तो कीड़ा हटा लो। फंडिंग इज द लास्ट स्टेप ऑफ अ स्टार्टअप, नॉट द फर्स्ट स्टेप। तो लोग बोलते हैं कि मेरे स्टार्टअप में पैसा ही नहीं होगा तो मैं कैसे आगे जाऊंगा। आपने रिसर्च कर ली क्या? मैक्सिमम स्टार्टअप फाउंडर्स रिसर्च ही नहीं करते हैं कि अगर मैं आज एक ग्लास बना रहा हूँ ना, तो मुझे पता होना चाहिए कि ग्लास का मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है, कहाँ से आ रहा है, कौन खरीद रहा है, किस तरह का ग्लास बिक रहा है, ग्लास में क्या क्वालिटीज होती है, गवर्नमेंट क्या क्या दे रही है सब्सिडी उसके लिए। अगर मेरे पास कंप्लीट मार्केट रिसर्च ऑन माई टिप्स नहीं है ना, तो मैं कुछ भी स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आधी चीज़ें रिसर्च से खत्म हो जाती है। अब कई लोग बोलते हैं मुझे फंडिंग नहीं मिल रही, अगर मेरे को एक ग्लास की बोतल बनानी है, मैं गवर्नमेंट की सब्सिडीज देखता हूँ, कोई सब्सिडी मिल रही होगी ग्लास की बोतल बनाने के ऊपर, कोई बड़ी कंपनी होगी जिनको एक नई चीज इनोवेट करनी है, तो वो क्या करते हैं, छोटे स्टार्टअप्स को एक
फंडिंग देते हैं। जैसे मान लो कोई बड़ी क्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो चाहते हैं कि हम लोग है ना एक छोटी क्लास की बॉटल्स बनाएं, बट हमारे पास इतना रिस्क एपेटाइट नहीं है, इतना बड़ा ब्रांड ऐसा कुछ करेगा और फेल हो गया तो नाम बदनाम होगा। तो हम एक काम करते हैं, आप पकड़ो 50 लाख रुपए, आप बना के देखो, चल गया तो हम एक्वायर कर लेंगे आपको, नहीं चला तो कोई बात नहीं। और बेसिकली होना भी यही चाहिए। एग्जैक्टली तो आपको देखना पड़ेगा, स्काउट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। लोगों को क्या रोना ज्यादा आता है कि अरे यार ये भी नहीं है वो भी नहीं है इसलिए फेल हो गया। आपने स्टार्ट ही नहीं किया कुछ, आपको पता ही नहीं कि सब्सिडीज कहाँ से मिल रही है। हमेशा फंडिंग नहीं चाहिए, कई जगह पे सब्सिडीज भी चाहिए होती है, कोई आपका आईपीआर फ्री करवा देगा, कोई प्रोटोटाइपिंग फ्री करवा देगा। तो एवरी पेनी विच इज सेव्ड इज एवरी पेनी विच इज अर्न्ड। तो वो वाली बात है। आप जैसे आपकी मैं स्क्रिप्ट देखता हूँ, इट्स लाइक ऑलरेडी प्लान स्क्रिप्ट है ना, कि आपको पता होता है कि मेरे को क्या कहाँ बोलना है। तो आप अपनी स्क्रिप्ट लिखते कैसे हो, लाइक उसका फ्लो कैसे बनाते हो और कितने टेक्स लगते हैं आपको एक रील बनाने में? तो इनिशियली तो मुझे लगते थे कम से कम 3-4 टेक लगते थे, क्योंकि मैं नया नया स्टार्ट किया था। तो आई डिडंट न्यू कि इंग्लिश, पहले मैं स्टार्ट किया इंग्लिश में बोलना 4-5 रील तक पूरी इंग्लिश की स्क्रिप्ट हो रही है, देखी थी मैंने, जबरदस्त। मैंने कहा यार सारे बेस्ट वर्ड्स लाऊंगा, कंपाइल करूंगा। बट मुझे रियलाइज हुआ कहीं ना कहीं कि जो इंडिया का क्राउड है वो धंधे की भाषा हिंदी है। हाँ, तो धंधे की भाषा श्री गुरु ने एक बार बोली है कि हिंदी है। अब मुझे लगता था कि शायद मैं भी कहीं ना कहीं कंफर्टेबल इंग्लिश में ही हूँ, तो मैंने हिंदी इंग्लिश का फ्यूजन लिया और स्टार्ट किया। तो मेरे टेक्स भी कम हो गए बहुत ज़्यादा, मैं अपनी एक्चुअल मन की बात भी बोल पाया, लोगों तक जाने पहुंचाई मैंने। एंड कंटेंट की बात रही वैभव, तो क्योंकि मैं इस इकोसिस्टम का पार्ट हूँ, तो मैं हर दिन 4 से 5 स्टार्टअप्स नए कंसेप्ट को मिलता हूँ, उनकी हेल्प करता हूँ 1-1 साल तक। तो मेरे डाउट्स एक्चुअली वो स्टार्टअप्स के डाउट से होते हैं। तो अगर मैं आज आपके साथ बैठा हूँ, आपने 2 चीज़ें मुझसे पूछी, मेरे दिमाग में कहने का वो मैंने रख ली है, मैं घर जाके नोट डाउन कर लूंगा, वो सकता है मेरी नेक्स्ट रील का टॉपिक हो। तो मैं ट्राई करता हूँ कि आज जो मैं क्लोज रूम में 2 लोगों को बता रहा हूँ वो मैं ऑनलाइन भी डाल दूं, ताकि 10,000 लोग भी उसे बेनिफिट कर सके। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यार, अगर सब उगेंगे तो ही मैं उगूंगा। कोलैबोरेशन विल ऑलवेज बी द की टू सक्सेस, नॉट कॉम्पिटिशन। तो जितना कोलैबोरेट करने का मौका मिलेगा, इतने लोगों के साथ बात करने का मौका मिलेगा, वही आपको ग्रो करेगा, एंड वही से इस पेज को भी ग्रो करेगा। अगर आप कोई भी स्टार्टअप करना चाहो आज, नॉट कप, ये सब AIC छोड़ दिया आपने, सब कुछ छोड़ दिया, बट यू हैव टू स्टार्ट समथिंग फॉर योर ओन, है ना, तो आप क्या करना चाहोगे? पैसा जीरो है आपके पास, -1 पे हो आप, यू हैव नथिंग, नो, यू डोंट नो अबाउट ग्रांट्स और ऑन, रिसर्च कर ली, चलो आपको पता चल गया, फिर आप क्या करोगे? देखो मेरा पहले तो ये टेक रहेगा कि मैं ऐसी कोई चीज़ स्टार्ट करूं जो कोई मेरी स्किल सेट पे चलती हो। तो सर्विस बेस्ड स्टार्टअप्स जो होते हैं उनको 0 रुपीज चाहिए होते हैं स्टार्ट करने के लिए। 0 रुपीज? हाँ बिल्कुल, पैसा नहीं चाहिए ना सर्विस बेस्ड स्टार्टअप। क्या वो एक्सपेंडेबल होते हैं? बहुत ज़्यादा स्पेंडेबल होते हैं। अगर कोई बीटेक का ग्रेजुएट है, उसको वेबसाइट बनानी आती है, तो वो अपनी एक वेबसाइट क्रिएशन एजेंसी स्टार्ट कर सकता है। वो गूगल वेबसाइट बनानी स्टार्ट करे, उसको डॉक्यूमेंट करे इंस्टाग्राम पे, Day 1 ऑफ बिल्डिंग अ वेबसाइट फॉर दिस ब्रांड। आपके 2 सोर्सेज ऑफ इनकम स्टार्ट हो रही है धीरे करते करते। आपको वेबसाइट बनानी है, लोगों के लिए लिस्ट कुल मिला के आप कह रहे हो कि कोई भी कुछ काम स्टार्ट करो, उसको कंटेंट क्रिएशन में जोड़ दो। हाँ, कंटेंट क्रिएशन 2 वे निकल जाएंगे। कंटेंट क्रिएशन नीड ऑफ द आवर वैभव। अगर आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी, स्टार्ट मेकिंग कंटेंट अराउंड इट। आजकल के लोगों को बहुत ज्यादा कंज्यूम करने की आदत है, और आजकल रैंडम कंटेंट भी चल रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं आजकल, मैं देखता हूँ कि सबसे ज्यादा फालतू किस्म का कंटेंट लगता है, जो मैं भी देखता हूँ लेकिन बहुत फालतू है, इज पीपल मेक देयर वीडियो रिएक्टिंग टू यूट्यूब ट्रेलर्स। सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, घबरा रहे होते हैं ना, क्या? सबसे बड़ी इंडस्ट्री। मतलब मेरे को कुछ देखने का पैसा मिल रहा है, मतलब वो वीडियो बना भी कोई और रहा है, मुझे देख भी कोई और रहा है, पर पैसे मुझे मिल रहे हैं। बस मुझे 2-3 रिएक्ट करने हैं उसमें। हाँ बस, अरे वाह, अरे ये, अरे वो, बस हो गया वायरल, क्या दिक्कत है। तो ये बात है कि आपको ना डॉक्यूमेंटेशन करनी आनी चाहिए, अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट करो। एंड आई वुड से या तो आप लोग ऐसा स्टार्ट करो कि आप ग्लोरीफाई करना स्टार्ट करो अपने आप को कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मेरे से तुम लोग सीखो। या फिर आप लोग लोगों को रिलेटेबिलिटी वाला कंटेंट दो कि मैं तुम्हारी तरह ही हूँ, एंड अब देखो कि मैं कैसे यहाँ से $1 बिलियन तक पहुँचता हूँ, ठीक है। या फिर कई लोगों के लिए कुछ और ही होता है, कई लोग डॉग वेलफेयर में है, तो वो डॉक्यूमेंट करके मैं डॉग का कैसे वेलफेयर कर रहा हूँ। तो ये कंटेंट क्रिएशन इज द ओनली वे कि आप मासेस तक पहुंच सकते हो विदाउट स्पेंडिंग मच। एंड कोई हैवी एडिटिंग नहीं चाहिए। देखो मैं भी एडिटिंग करवाता हूँ अपनी रील्स की कहीं, बट कहीं मैं खुद ही एडिट कर लेता हूँ। छोटे मोटे सॉफ्टवेयर होते हैं अपने, VN हो गया और ये छोटे मोटे CapCut हो गया, है ना। और कहीं मैं प्रोफेशनली एडिट करवाता हूँ, प्रीमियर प्रो पे, डाविंची रिजॉल्व पे, उसमें अच्छी एडिटिंग लगती है। तो अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो भी आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट डॉक्यूमेंटेशन इज अ की टू सक्सेस आज के टाइम पे। कंटेंट क्रिएशन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जितना कंटेंट कंज्यूम करते हो तो आपको इतना बुरा फील नहीं होगा। आपको लगेगा ठीक है, आपने कोई रील देखी फॉर एग्जांपल कोई भी, तो आप उसको देखा, आपने अच्छी लगी तो आप लाइक कर दोगे, बुरी लगी तो हटा स्वाइप, ठीक है। बट इफ़ यू आर इनटू कंटेंट क्रिएशन, एवरी रील मैटर्स टू यू। एग्जांपल देता हूँ, आपने आज कोई कंटेंट डाला, फॉर एग्जांपल आपने रील डाली, उस पर आपने देखा यार 250 व्यूज़ आए, ठीक है, नेक्स्ट डे 300 व्यूज़, नेक्स्ट डे 200, 300, ऐसे करके आपने 100 व्यूज़ डाल दी, 100 वीडियोज़ डाल दी, तब भी आपको रीच नहीं आ रही है। ये मैं लोगों से मिलता हूँ, मैं खुद मोटिवेशनल स्पीकिंग करता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि लोग बहुत परेशान रहते हैं इन चीज़ों में। तो जैसे है ना,
इंसान को खुद को लगता है कि यार एक आता है, फिर पुनीत सुपरस्टार आया, ठीक है, उनका आया, उनने एक रील डाली, मिलियंस, ठीक है, वड़ा पाव गर्ल वो आई, मिलियंस, डॉली चाय वाला, मिलियंस, एंड यार वो घूम रहे हैं दुबई कहाँ कहाँ, और उनको एक वीडियो के 1-2 लाख रुपए मिलते हैं। तो डोंट यू फील मोटिवेटेड या डीमोटिवेटेड कि यार ये सब क्या है, और ये सब क्या, यही चल रहा है इंडिया में, इसको कैसे आप वो करते हो? यार पहली बात तो मैं मानता हूँ कि ये सब कुछ इनकी किस्मत थी, ठीक है। तो मैं अपने को डिमोटिवेट ऐसे नहीं होने देता कि यार देखो मेरी किस्मत ही नहीं थी, मैं मान के चलता हूँ, ठीक है। एंड एक चीज रहती है अब कि हर तरीके की ऑडियंस है इंडिया में। इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, अब तो हम लोग लार्जेस्ट पॉपुलेशन बन चुके हैं, हर चीज की ऑडियंस है। एंड इट इज जस्ट द राइट टाइम कि आप कब अपने मार्क पे पहुंचते हो। लोग क्या करते हैं कि अपने आप को कंपेयर करते हैं लोगों के साथ, जो मैं भी करता था एक टाइम पे। ये बातें कैमरे पे करनी ईजी होती है, बट आज के टाइम मैंने इनकलकेट भी कर लिया अपने अंदर थ्रू द टाइम। बट ये होता है कि देखो लोग क्या बोलते हैं कि यार उसने 5 दिन मेहनत की, मैंने 5 दिन मेहनत की, मैं 1000 पे हूँ, वो 10,000 पे है, तो क्यों? तो मैं बोलता हूँ कि यार यू डोंट नो कि वो 5 दिन की प्रिपरेशन वो पिछले 50 दिन से कर रहा था, या 500 दिन से कर रहा था, या 5000 दिन से कर रहा था, या फिर उस 5 दिन में क्या पता उसका जो लक, कभी देखो एक लक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, हार्डवर्क एंड लक साथ में आएगा तो ही आप आगे जा पाते हो। तो क्या पता उसका लक वो 3rd दिन पे स्ट्राइक हुआ और 10,000 पे पहुंच गया। बट अगर आप 5 दिन में मेहनत कर लेते तो 10th डे पे जो आपको लक था स्ट्राइक होता, आप उससे भी आगे निकल जाते। सो मेरे को एक चीज बोलना, मैं जो हर बंदे को बोलता हूँ कि कंसिस्टेंसी इज अ की टू सक्सेस। कंसिस्टेंसी अगर होगी आपके अंदर तो आप कहीं भी पहुंच जाओगे। एंड रादर यू शुड स्टार्ट एंजॉयिंग कि पुनीत सुपरस्टार फेमस हो रहा है, उसको यू शुड सेलिब्रेट किया, अरे यार क्या फालतू जितना सक्सेसफुल हो रहा है, तो मैं इतनी चीजों सक्सेसफुल हो ही जाऊंगा कभी ना कभी। उसको ही पकड़ लो और उसको बोलो कि आजा भाई, उसी को उठा दो, अरे भाई फेमस हो जाओ, या आपके साथ बना दो कोई कंटेंट, या उस पे कंटेंट बना दो। यू शुड राइड द ट्रेंड्स, गो विद द ट्रेंड। यस यस। बेस्ट एग्जांपल्स को आपको दूं मैं, पूरव जहां देखा है आपने, हाँ, उसको 2 ऑडियंस मिलती है। एक तो जैसे डॉली चावला फेमस हुआ तो उसकी ऑडियंस तो उसको है ही उसके पास है, डॉली चावला की। उसके बाद पूरव जहां ने क्या करा, डॉली चावला का रोल प्ले करा, तो 2 ऑडियंस मिल गई उसको, एक तो डॉली चावले की और एक खुद की। वड़ा पाव गर्ल की भी सेम टू सेम, तो वो 2 ऑडियंस टारगेट करता है हमेशा, और उसको पूरी ऑडियंस मिल रही है। ट्रेंड को राइड करोगे तो हमेशा आगे जाओगे। मतलब वो ये लोग सक्सेस हो रहे हैं, अच्छी बात है, या तो उनके वेव पे राइड कर लो या अपनी चीज कंटिन्यू करते रहो, बट कभी डिमोटिवेट मत हो किसी चीज से, क्योंकि उसने मेहनत। अब डॉली चावला के लोग बोलते हैं तो ऐसे वायरल हो गया, अब मैं उसको बैक नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि जब वो गरीब था, कभी एक टाइम पे तो गरीब था, चाय बेचता था, तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला। या जब उसके घर में शायद कभी रोटी नहीं बनती होगी रात को, या कुछ भी होता होगा, आई एम नॉट सिंपैथाइजिंग एनीवन, सबके अपने लक होते हैं, तब किसी ने कुछ नहीं बोला। बट अगर उसका लक आज आ गया एंड वो सक्सेसफुल हो गया, तो वी आर लाइक यार ये हो गया, मैं क्यों नहीं हुआ। वी शुड बी हैप्पी टू सी द सक्सेस। हां एग्जैक्टली। एक लाइन है कि जब तक हमारी बारी नहीं आती अपनी, जब तक आपकी बारी नहीं आई तब तक आप लोगों के लिए क्लैप्स करो, क्योंकि एक दिन आपकी आई जाएगी 100%। लोग भी करेंगे। डू यू फील कंटेंट क्रिएशन इज अ न्यू रैट रेस? मे बी नॉट टुडे बट डाउन द लाइन यस। शायद नेक्स्ट 1-1.5 साल की बात है, फिर मार्केट सैचुरेट हो जाएगी बहुत ज्यादा। क्योंकि मैं ना कल ही बात कर रहा था, तो आई वॉज टॉकिंग विद वन ऑफ द इकोसिस्टम पार्टनर्स, तो वो मेरे को एक चीज बोल रहे थे कि राजस्थान में इतने सारे इवेंट्स होने लग गए हैं, इतने सारे सेशन होने लग गए हैं कि क्या होता है, एक इवेंट का ऑर्गेनाइजर ही दूसरे इवेंट में गेस्ट स्पीकर बन के चल जाता है और उसका ऑर्गेनाइजर बन के चल जाता है। इतना सैचुरेट हो चुका है मार्केट की एक पॉडकास्टर दूसरे पॉडकास्टर की पॉडकास्ट पे गेस्ट स्पीकर बन के जा रहा है। एंड एक टाइम पे जाके ये कहीं ना कहीं सब कुछ कोलैप्स होगा ही होगा, बट इट इज मोर ऑफ लाइक कि कुछ लोग तब भी थ्राइव कर जाएंगे। देखो इस कंट्री में डॉक्टर बहुत है तो भी नीट दिए जा रहे हैं लोग, इंजीनियर्स बहुत है तो भी लोग जेई दे रहे हैं, बट लोग क्या बोलते हैं जॉब्स नहीं है, बट तो भी कई लोगों को जॉब्स मिल रही है। जहां आज आईआईटी में हम लोग आज रिसेंटली सुना था कि 40% लोगों को जॉब्स नहीं मिली, बट टॉप 10% का सीटीसी अभी भी 1 करोड़ के ऊपर था। तो इट इज ऑलवेज दैट यू हैव टू बी इन द टॉप 3%, एंड इफ यू आर देयर इन योर रिस्पेक्टिव फील्ड, तो आपको कोई भी चीज, रैट रेस हो, सुनामी आ जाए, कोविड आ जाए, कुछ भी आ जाए, यू विल ऑलवेज प्रोस्पायर। डिफरेंशिएट करना आती है खुद को, आप कैसे डिफरेंशिएट करते हो। बट जैसे आपको मैं हम कंटेंट क्रिएशन की बात कर रहे हैं अभी, मुझे लगता है कि जैसे जो कोई अच्छा कंटेंट बना रहा है तो पीपल गॉट व्हाट इज इन्फ्लुएंसर्स। इन्फ्लुएंसर्स का मतलब ये है कि कोई आपसे इन्फ्लुएंस हो रहा है और वो अपनी जिंदगी में उस चीज़ को उतार रहा है। ठीक है, पुनीत सुपरस्टार है, और भी अभी लड़ाइयाँ हुई थी, आपने देखा होगा, नाम नहीं लूंगा है ना। तो जो लड़ाइयाँ हुई थी, और भी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन आते हैं, गाली बकते हैं, कुछ भी गलत बोलते हैं, एंड दे गेट फेमस, और उनकी लोग जनता हो जाती है, कहीं ना कहीं लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं एक कॉन्क्लेव में गया था, पीपल लाइक वहाँ पे जो लोग आ रहे थे वो लोग कंटेंट बना रहे थे, बाइक पे जा रहे थे वहाँ से, और कंटेंट बना रहे थे, गाली बक्के बना रहे थे। डू यू फील कि अगर अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स निकलेंगे तो एक इंडिया का जो फ्यूचर है वो एक अच्छी दिशा में जाएगा एज कंपैरेटिवली जो अभी कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके? बिल्कुल हाँ, ऑफ कोर्स अगर अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स निकलेंगे तो
विल ऑलवेज बी इन अ राइट डायरेक्शन। एंड हमको ये भी कहना कि समझना चाहिए कि देखो यार, ये पॉइंट है कि आज सोशल मीडिया का बूम आया है, आज के पहले भी ऐसे लोग थे, बट वो विजिबल टू आई नहीं थे, बट वो थे। वो तो था ही ना, वो बात क्या थी ना, वही मतलब मैं वही चीज कह रहा हूँ, जैसे आज तो बहुत बड़ा मासेस उस चीज को ऑब्जर्व कर पाता है, आजकल बुरी चीजें बहुत लोग देख पाते हैं कि सब कुछ हो रहा है, बट वो पहले भी होती थी। लेकिन पहले भी वो लोग थे जो अच्छा काम करते थे, जो चीजें चला रहे थे। सो इट इज ऑलवेज अबाउट कि आपकी आंख किस चीज को देखना प्रेफर करती है, एंड इट इज अबाउट द यूथ की यूथ किसको एक्सेप्ट करता है। ठीक है, आज कई लोग हैं जो ऐसे ही कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो करेंगे एंड दे आर लाइक कि हाँ यार इसकी तरह बनूंगा मैं आगे जाके, और इसने गाली ली तो उसमें प्राइड लेते हैं कि उसने तो गाली दे दी, अब तो हम सबसे सुप्रीम हो गए। तो ऐसे लोग हमेशा रहेंगे, ये कभी खत्म नहीं होंगे। और ये बात सिर्फ इंडिया की नहीं है, हम इंडिया को जानते हैं हम ऐसा बोल पा रहे हैं। इंडिया के बाहर जाओगे तो आपने देखा होगा बहुत कॉन्ट्रोवर्सी होती है, लोगन पॉल हो गया, जेक पॉल हो गए, KSI हो गए, बहुत बड़े बड़े नाम है। कई लोग हैं जो इनके साइड पे भी रहते हैं, स्पीड हो गए, है ना। तो अब कई लोग इनको भी अडोर करते हैं, इनकी बकवास चीजों को भी अडोर करते हैं, इनकी अच्छी चीजों को भी अडोर करते हैं। तो लोग हर तरीके के रहेंगे। इट इज ऑलवेज अबाउट कि आप दुनिया को सुधारो, उससे पहले अपन अपना डिपार्टमेंट ले लेते हैं। हर बंदा से इतना फोकस कर लेना कि मैं इन चीजों को इग्नोर करना स्टार्ट कर दूं, अच्छे कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दूं, तो चीज सॉर्ट हो जाएगी। लोग होते हैं कि मैं दुनिया को समझाऊंगा, कुछ जगत भला करूंगा। तो जगत भला अच्छी बातें करना चाहिए, बट पहले खुद का भला हो जाए, पहले खुद इतने डेवलप हो जाए हर एक बंदा कि वो इग्नोर करना सीख जाए। अब जैसे आज मैं इन कंटेंट को ऑब्जॉर्व ही नहीं करता हूँ, मैं रील भी आती है स्किप करता हूँ, नॉट इंटरेस्टेड कर देता हूँ कि आया नॉट इंटरेस्टेड, खत्म, आई ही नहीं आज के बाद। तो लोग पहले खुद वो करना स्टार्ट कर देंगे ना, जब उनको इतना रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा कि मुझे नहीं देखना, तो डाउन द लाइन कहीं ना कहीं ये क्रिएटर्स भी बंद कर देंगे वो कंटेंट बनाना कि यार ये कंटेंट का अब मार्केट में इतना एप्रिसिएशन नहीं है, लोग मुझे गलत ही समझ रहे हैं, तो मैं बंद कर देता हूँ। पहले लोग है ना इनिशियली बहुत ज्यादा रिलीजियस बेस्ड कॉमेडी करते थे, है ना, डार्क कॉमेडी और स्पेसिफिकली रिलीजियस को टारगेट करके करते थे, एंड वी विल थिंक बहुत कूल है। अब बंद हो गई वो एकदम से वेव आया 2 साल, और एकदम से एक बहुत स्ट्राइक हिट हुआ, एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर जेल में गया। वहां से लोगों को समझ में आ गया कि यार इसकी टॉलरेंस नहीं है, और अभी पिटाई हो सकती है। हाँ, कि लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो चीज खत्म हो गई। अब रिलीजियस बेस्ड ट्रोलिंग कम होती है, तो कहीं ना कहीं लोग ये भी समझ जाएंगे कि यार ये जो गुंडा बनने में और लोगों को मारने पीटने में या किसी का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है, तो भी कहीं ना कहीं शांत हो जाएंगे। और वो शांत तभी होगा जब यूथ एक साथ आएगी, तभी आएंगे जब लोग अपने आप पे काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी आपको फॉर एग्जांपल दिस इज अ क्वेश्चन वेयर मैं हर एंटरप्रेन्योर जो भी मेरे गेस्ट पे सेट पे आता है मुझसे पूछता हूँ, ठीक है, और आपको इसका आंसर एकदम ऑनेस्टली देना है, ऐसे नहीं देना कि यार मैं यही चीज़ करूँगा, कब्स तो आप बिल्कुल नहीं बोल सकते अभी, है ना। लाइक अगर मैं आपको आज 1 करोड़ रुपए देता हूँ तो व्हाट बिजनेस यू विल स्टार्ट? ये मेरा ऑफकोर्स पर्सनल टेक रहेगा। सो मैं इस चीज से गुजरा हूँ, इसलिए मैं इसको स्टार्ट करना चाहूंगा। सो आई हैड 2 dogs बैक इन द डे। फर्स्ट वाज व्हेन आई वाज इन आई थिंक 3rd, तो हमने एक डॉग लिया था। सो वो 10 साल का था, है ना। जब मैं 7 साल का, जब मैं 10th में आया था, तो 10th में हमने उसको एक हॉस्टल छोड़ा था, क्योंकि मैं नानी माँ के घर जा रहा था, मम्मी या दोनों। तो 10 दिन तक वो हॉस्टल में था, देन वी केम बैक एंड वी ब्रॉट हिम बैक होम। 10-15 दिन तक कुछ नहीं हुआ, देन सडनली स्टार्टेड टू हैव टिक्स, बहुत ज़्यादा। वो बढ़ती गई, हमने उसका पूरा अच्छा से बाथ भी करवाया, उसको पूरा का पूरा इंजेक्शन से लगवाया, सब कुछ करवाया, टिक्स बंद हो गई, उसको एक और बीमारी स्टार्ट हो गई। ऐसे करते 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 डाउन द लाइन 1 महीने में उसकी डेथ हो गई, मल्टीपल दिक्कतों की वजह से। तो मेरे को बहुत टाइम बाद जाके पता चला कि उस हॉस्टल का इन्वायरमेंट वाज लाइक दैट, कि उसकी सैनिटाइजेशन इतनी अच्छी नहीं थी, सब कुछ बेकार था। तो वहाँ पर जो भी डॉग जा रहा था उसको कहीं ना कहीं हेल्थ इशूज आ रहे थे। एंड मैंने सर्वे किया तो इंडिया में आज एक भी बड़ी सेंट्रलाइज डॉग हॉस्टल चेन नहीं है, या कोई भी डॉग सेंसिटिविटी में इतना कोई इन्वेस्टेड ही नहीं है, कि कुत्ता ही तो है। तो वो कुत्ता ही नहीं है, वो भी एक जीता जागता। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि अब जैसे हम लोग गाय की बहुत सेवा करते हैं, जो कि अच्छी बात है, वी कंसीडर काउ एज अ गॉड, हमें करनी भी चाहिए, बल्कि अच्छी बात है। एटलीस्ट गाय का तो इतना अच्छा लगे कि उसको कोई बुरी तरीके से हार्म नहीं करता। बट अभी भी गायों की बहुत ज्यादा अभी भी है, अभी रिसेंटली इंसिडेंट आया जयपुर का। डॉग्स तो फिर भी इंसान पेट एज अ पेट रख लेगा, बट गाय को रखता नहीं है। वो सिर्फ गांव में विलेज साइड ही उनको अच्छे से रखा जा रहा है, अदरवाइज उनको आज कमर्शियल है, यहाँ तो सब कुछ ज्यादा दूध निकल रहा है, तो ठीक है ना, रोड पे छोड़ और इंडिया सबसे बड़ा कमर्शियलाइज करता है काउस का। एग्जैक्टली। तो मेरा कहना का यही मोटिव है। तो लॉन्ग टर्म में फॉर सब पेट्स के लिए रहेगा, पर मुझे इनिशियली एक इतना सुपर स्पेशलाइज्ड डॉग बेस्ड हॉस्टल सिस्टम स्टार्ट करना है इंडिया में, जहां पर हर रूम में कैमरा हो, डॉग ओनर्स कैन एक्चुअली सी व्हाट देयर डॉग आर डूइंग, एंड जो लोग रहेंगे वो ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट रहेंगे, जिनको सिंपैथी है टुवर्ड डॉग्स, उनको पता है कि उसको उठा के फेंकना नहीं, उसको खाना अच्छा न्यूट्रिशियस मील देना है। उसके चार्जेस शायद लोगों से थोड़े से हायर हैं, शायद जो लोग आज 700-800 एक दिन में कर पा रहे हैं, मैं 1000 में कर पाऊँ इनिशियली,
बट मुझे वो करना है, क्योंकि जो लोग पे कर रहे हैं एटलीस्ट उनके डॉग्स तो सेफ रहे। डाउन द लाइन कहीं ना कहीं जाके इसको सब्सिडाइज कर पाऊंगा और ऐसी चीज लेके आ पाऊंगा, स्केल हो जाएगा तो शायद फिर मैं लोगों के और भी कैट्स हो गई, फिर डाउन द लाइन शायद मैं गायों की भी हेल्प कर पाऊँ। अब जैसे आनंद अंबानी वो एलिफेंट्स के लिए कर रहा है, ही हैज द मनी टू डू सो, ही कैन डू इट, ही इज डूइंग वेरी गुड। कल को शायद हमारे पास होगी, हम भी कर पाएंगे। सो मेरा कहीं ना कहीं मॉडल है कि इसके अराउंड एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल भी बनाना है एंड लोगों की हेल्प भी करनी है, ताकि लोगों को समझ में आए कि अच्छा काम करने के लिए नुकसान लेना जरूरी नहीं है और प्रॉफिट करके हमेशा बुरा काम हो ऐसा जरूरी नहीं है, दोनों का ब्लेंड भी हो सकता है।